वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। स्वागत ही स्वागत है। हम इंजीनियर्स हैं, सो चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, जी जान लगा के पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हाईवे मटेरियल। तो आज का इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे फ्रॉम साउंडनेस टेस्ट ऑफ द एग्रीगेट। साउंडनेस शब्द का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सीमेंट घूमने लगता है। सीमेंट आती है दिमाग में, है ना। सीमेंट में जो साउंडनेस हम करते थे तो उसमें क्या पता लगाने की कोशिश करते थे? चेंज इन वॉल्यूम, है ना। चेंज इन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम वहां पे साउंडनेस का पता लगाते थे, लेकिन यहाँ एग्रीगेट का बात हो रहा है। सो एग्रीगेट का साउंडनेस और सीमेंट का साउंडनेस एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग बात है। एग्रीगेट के केस में साउंडनेस हम कहते हैं कि वेदरिंग एक्शन को कितने अच्छे तरीके से ये रजिस्ट कर पाता है। वेदरिंग एक्शन कहने का मतलब है आपने एटमॉस्फेयर में बाहर में एग्रीगेट आपका पड़ा हुआ है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना, केमिकल अटैक्स है ना, फिजिकल मतलब विंड वगैरह ब्लो हो रही है, सब चीज, इन सब चीजों के कारण मतलब वेदर के इफेक्ट के अंडर में आपका एग्रीगेट पे क्या प्रभाव होती है, ये चीज हम चेक करते हैं साउंडनेस। और साउंड एग्रीगेट का मतलब है कि ये जो वेदरिंग एक्शन है इसको कितना रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड कर पा रहा है ना। क्योंकि देखो कोई भी चीज एग्रीगेट को अभी खराब करने का कोशिश करेगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, वेदरिंग एक्शन के खिलाफ रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज योर साउंडनेस। अब लेबोरेटरी में इस चीज को कंडक्ट करने के लिए हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, and by using that chemicals we check the chemical resistance and physical resistance, मतलब chemical weathering and physical weathering दोनों का ही हम पता लगाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं साउंडनेस। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। पहले टेस्ट को समझेंगे, फिर मैं आपको नोट्स लिखवा दूंगा। हड़बड़ाने का नहीं है, टेस्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको नाम बोला, हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब वो केमिकल्स क्या है? वो होता है सल्फेट सॉल्यूशंस, सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, खास करके दो तरह के सल्फेट सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, अवेलेबल होते हैं। और वो दो तरह के सल्फेट सॉल्यूशन कौन से हैं? एक तो सोडियम का सल्फेट, दूसरा मैग्नीशियम का सल्फेट। इन दोनों को हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब सोडियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। अब बात करता हूं सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के बीच में, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, अच्छा ये सोडियम और मैग्नीशियम जानते हैं ना, ये सारे क्या है? ये सारे कैटायन है। ठीक है, ये कैटायन है, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो इस पे +1 का चार्ज रहता है, इस पे +2 का चार्ज रहता है। दिस आर द कैटायंस। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, याद है? ठीक है, अल्कलिनिटी, हार्डनेस, वहां पे इन सब चीजों को हमने डिटेल में देखा था। ओके, तो वो वहीं से ये सब चीज आप जानिए। सल्फेट आयन है, एनायन। ठीक है, इसका जो होता है SO4 -2 होती है, इसमें नेगेटिव चार्ज होती है दो। अच्छा ये -2 +2 ऐसे लिखने का, ऐसे हम नहीं लिखते हैं, डिजिट में नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, -2 मतलब 2 माइनस लगा देते हैं। ठीक है, +2 मतलब 2 प्लस लगा दिया। ये होता है लिखने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन का तरीका फॉर कैटायंस एंड एनायंस। और कैटायन और एनायन जब आपस में मिलती है तो एक सॉल्यूशन बनाएगी, एक कंपाउंड बनाएगी। ठीक है, तो इन दोनों के, ये दोनों जब कंबाइंड होगा, जैसे सोडियम बना सल्फेट के साथ, है ना, तो सोडियम सल्फेट, तो फॉर्मूला बन जाएगा Na2SO4, किसका? सोडियम सल्फेट का। ठीक है, और मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सिंपली MgSO4। क्लियर है? अब इन दोनों केमिकल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग वेदरिंग एजेंट जो है ना, ये आपका है मैग्नीशियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट थोड़ा कमजोर है ना, मतलब कमजोर कहने का मतलब उसका इफेक्ट थोड़ा कम रहता है, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट का इफेक्ट जो है एग्रीगेट के ऊपर वो थोड़ा अधिक रहता है, इसलिए मैं उसको स्ट्रॉन्ग और इसको कमजोर कह रहा हूँ। केमिकल का आइडिया हो गया कि कौन सा दो केमिकल यूज करते हैं। अब करते क्या है, देखो इस प्रोसेस में
किया जाता है। पेज आने दीजिए। देखिए ये एग्रीगेट है जिसके ऊपर आपको टेस्टिंग करनी है, ठीक है, एग्रीगेट है जिसके ऊपर टेस्टिंग करनी है। तो हम क्या करते हैं, अभी ये वाला फोटो क्या है इसको भूल जाओ, इसको भूल जाइए, ठीक है। जैसा जैसा हम समझा रहे हैं उस तरह से, उस ऑर्डर से इमेजिन करते चलो, फिर सब समझ में आएगा, नहीं तो गड़बड़ घोटाला, है ना। तो देखो ये एग्रीगेट है, इसका हमको टेस्टिंग करना है। तो हम क्या करते हैं, एक बाल्टी में एक बकेट रहता है हमारे पास, बहुत बड़ा बाल्टी ले लिया, है ना, ये बकेट हो गया। इस बाल्टी में हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। मान लो आपको सोडियम सल्फेट को यूज करना है इन टेस्टिंग, देन सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाओ, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन आप इसमें रखिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि आधा बाल्टी आपने केमिकल फिल कर दिया, केमिकल फिल कर दिया आधा बाल्टी या उससे थोड़ा ज्यादा, जितना आपको रिक्वायर्ड उतना आपने केमिकल फिल कर दिया। अब W1 kg, है ना, W1 kg ऑफ एग्रीगेट आपने कंसिडर किया था, एग्रीगेट आपने टेस्टिंग के लिए कंसिडर किया जिसका वजन था W1 kg। आपने क्या किया, इस एग्रीगेट को सीधे उठाया और सीधा इस केमिकल में डुबा दिया। क्या किया आपने, एग्रीगेट को लिया, केमिकल में डुबा दिया और लगभग से लगभग 16 से 18 घंटे तक, है ना, पहले 24 घंटे तक भी करते थे, लेकिन आजकल नॉर्म्स जो रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस हैं वो बदल गए। 16 से 18 घंटे, 16 to 18 आवर्स, 16 से 18 घंटे तक हम क्या करेंगे, इस एग्रीगेट को इसी केमिकल में डूबे हुए रहने देंगे, डिप इन द केमिकल, डूबा रहेगा। अब इसके कारण होगा क्या, सोचो, जो एग्रीगेट्स हैं इसके सरफेस के ऊपर वॉइड्स होंगे, है ना, इसके सरफेस के ऊपर वॉइड्स होगा। अब ये केमिकल क्या करेगा, ये केमिकल इसके वॉइड्स के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, मतलब एग्रीगेट इस केमिकल को एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा, समझ रहे हो। ये जो 16 से 18 घंटा तक आप इसमें डिप करके छोड़ोगे, इस दौरान ये केमिकल्स इसके एग्रीगेट के वॉइड्स के अंदर चले जाएंगे। मतलब ये नहीं कि ओवरऑल एग्रीगेट के वॉइड्स के अंदर नहीं, वो तो बहुत सारे वॉइड होंगे, मतलब हर एक एग्रीगेट के वॉइड्स के अंदर, हर एक एग्रीगेट में घुस जाएगा, मतलब हर एक गिट्टी केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एग्रीगेट को इसमें डाल देते हैं, है ना, एग्रीगेट को डाल दिया और लगभग 16 से 16 to 18 आवर्स, यहाँ लिख रहा हूं 16 से 18 घंटे हम एग्रीगेट को वेट होने देते हैं। क्या होने देंगे, वेटिंग, ये वेट होने देंगे, वेटिंग, समझ में आ रहा, वेट हो गया। अब क्या करो, एग्रीगेट को बाहर निकालो, अब हमको सुखाना है, क्या करना है, सुखाना है, कहने का मतलब है हमको अब ड्राई करनी है एग्रीगेट को। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, सुखाना, मतलब हमको ड्राई करना है। तो हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर में नहीं सुखाते हैं, हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर में नहीं सुखाते हैं, हम इसको सुखाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ओवन का यूज करते हैं। ओवन मतलब समझ रहे हो ना, एक मशीन होती है जिसमें हीट, मतलब डिजायर्ड टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर आपको चाहिए उतना टेम्परेचर वो मशीन डेवलप कर पाता है, ओवन, ठीक है। आपने देखा होगा जब सॉइल मैकेनिक्स के लेबोरेटरी में गए होंगे तो ओवन वहां पे देखा होगा, जब आप वाटर कंटेंट निकालते हैं सॉइल का, है ना, तो वही ओवन। उसी ओवन में हम क्या करेंगे, एग्रीगेट को एक ट्रे में रख के, कौन सा, ये वेट वाला एग्रीगेट जो आपने केमिकल से निकाला है 18 घंटे के बाद, उस एग्रीगेट को एक ट्रे में रख के ओवन के अंदर डाल देंगे। और ओवन में जो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे वो 105 से लेके 110 डिग्री टेम्परेचर तक मेंटेन करेंगे। अब देखो ये जो 110 डिग्री वाली बात है, ये जान रहे हो क्यों है, इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन होने लगेगा ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ दिस एग्रीगेट, तो वो हमको नहीं चाहिए, हमको वो नहीं करना। इसलिए टेम्परेचर के ऊपर एक कैप है, एक लिमिट है। सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ा था आपने, सॉइल सॉलिड का ही डिस्ट्रक्शन होने लगता है, तो हमको वो नहीं चाहिए। वी आर जस्ट यूजिंग द ओवन फॉर ड्राइंग पर्पस, कि एग्रीगेट को सुखाने के लिए। तो जब आप ओवन के अंदर डाले हो एग्रीगेट को, तो अब क्या होगा, अब सुनिए कॉन्सेप्ट। जो वॉइड के अंदर जो केमिकल गई थी, एग्रीगेट के वॉइड के अंदर जो केमिकल गई थी, अब वो वहां से वॉइड से निकलना शुरू होगा।
तो वो निकलेगा एक फोर्स लगा के। तो एग्रीगेट का जो वॉइड है, इमेजिन करो, है ना, छोटा सा एक वॉइड है, मान लो ऐसा, यहाँ पे इमेजिन करवाता हूँ मैं, ये मान लो इस तरह का एक छोटा सा वॉइड है एग्रीगेट का, है ना, ये एग्रीगेट था, इसके ऊपर वॉइड है, इसमें केमिकल गया था, इसमें क्या गया था, केमिकल था, एब्जॉर्ब किया था। अब जब ड्राई कर रहे हो तो केमिकल एकदम रस में, है ना, रस में बाहर निकलेगा, तो ये एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर, मतलब वॉइड के अंदर सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाता हुआ बाहर निकलेगा। समझ रहे हो, एक फिजिकली एक फोर्स लगाते हुए ये बाहर निकलेगी। तो इस तरह से ये एग्रीगेट सूखेगी जिस दौरान ये फोर्स लगा रही है वॉइड्स के अंदर में, है ना, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका केमिकल अटैक भी हो गया है ना, और फिजिकली भी वो केमिकल जब बाहर निकल रही है तो वॉइड एग्रीगेट के अंदर जो वॉइड था जिसमें ये केमिकल सोखा था, उसके सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाते हुए बाहर निकल रही है। इमेजिन कर पा रहे, इमेजिनेशन हुआ, ठीक है। तो अब ये आपने क्या किया, वेट किया और ड्राई कर दिया, ठीक है। तो ये वेटिंग करने के बाद जो ड्राई हो गया, तो ये वेटिंग एंड ड्राइंग एक साइकिल को कंप्लीट करता है। ये क्या करता है, इट कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल इसमें कंप्लीट हुई, हम ऐसा कहेंगे। अब इस तरह से हमको कम से कम 10 साइकिल करनी होती है, 10 नंबर ऑफ साइकिल। हम 10 बार क्या करते हैं, मतलब सेम एग्रीगेट के ऊपर जो एग्रीगेट को अभी आपने ड्राई किया था, उसको फिर केमिकल के अंदर डुबा देंगे, फिर निकालेंगे 16 से 18 घंटे के बाद, फिर हम ड्राई करेंगे, फिर डुबाएंगे, फिर निकालेंगे, फिर ड्राई करेंगे, फिर डुबाएंगे, फिर निकालेंगे, फिर ड्राई करेंगे, ऐसे 10 बार करेंगे, 10 साइकिल। जब 10 साइकिल करोगे तो फाइनली आप जब देखोगे एग्रीगेट को ना, जब फाइनली एग्रीगेट को देखोगे तो वो कुछ इस तरह से हो गया होगा। मतलब ये ओरिजिनल एग्रीगेट आपने यूज किया था, इस तरह का कुछ था। फाइनली लास्ट में जब आप बाहर निकालोगे एग्रीगेट को आफ्टर 10 साइकिल, आप देखोगे एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर क्रैक्स आ गए, दरारें आ गई, एग्रीगेट का सरफेस फट गया और दरारें आ गई, क्रैक आ गई। इसी के साथ क्या होता है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे अटैक हुई है, तो आप इमेजिन करिए, मान लीजिए पहला साइकिल में, है ना, केमिकल बाहर निकला था, तो कुछ पाउडर फॉर्म में एग्रीगेट का कुछ मटेरियल पाउडर फॉर्म में आ गया होगा। दूसरा साइकिल में फिर जब ड्राई कर रहे हैं, तो वो फिर जब केमिकल बाहर निकल रही है, तो वो पाउडर को अपने साथ बाहर निकाल रही है, झाड़ रही है। इस तरह से एग्रीगेट का जो मटेरियल है, इसका जो वेट है, इसमें एक तरह का लॉस होती है ना, इसके वेट में लॉस होती है। अब यही लॉस इन वेट ड्यू टू दिस वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल इन केमिकल हम फाइंड आउट करते हैं, और इसी को एज ए साउंडनेस ऑफ द एग्रीगेट हम रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतनी सी बात है, दिस इज योर साउंडनेस ऑफ द एग्रीगेट। समझ में आ रहा है? इसमें हमें फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग दोनों का पता लग जाता है, और IRC का प्रोविजन है ना, कि साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट क्या होना चाहिए जो आप रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये एग्रीगेट पास हो रही है, देन वी विल कंसिडर इन रोड कंस्ट्रक्शन। अगर नहीं हो रही है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। इतनी सी बात थी, ठीक है। कोई अनोखा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई खतरनाक, अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल ऐसा कुछ नहीं है। हमको तो यही मालूम नहीं होता है कि आप एक ही चीज को, अगर कोई न्यू बच्चा देख रहा है जो अदर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ फॉलो करके आ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, आप एक ही चीज एक ही बार पढ़ो, 10 बार नहीं पढ़ो। लोग 10 बार बनाएंगे क्योंकि उनके पास काम नहीं है, वो बनाएंगे, उनका यही पेशा है, वो यही काम है। सब्जेक्ट हाईवे खन्ना एंड जस्टो साहब ने एक ही बार लिखा, उसका रिवीजन होते रहता है, किताबें पब्लिश होते रहती है, डेट चेंज हो गई, बस सब्जेक्ट एक ही बार पढ़नी है ना। अभी 10 बार पढ़ते रहोगे मतलब पढ़ते रहोगे ना। समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट ओवरऑल समझ में आया साउंडनेस का। तो साउंडनेस में आखिर हम पता क्या लगाते हैं, लॉस इन वेट कितना हुआ, दिस इज द फैक्टर व्हाट वी कैलकुलेट, है ना। सीमेंट के साउंडनेस में चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ। तो सीमेंट का साउंडनेस एग्रीगेट का साउंडनेस सेम नहीं है,
इट इज अलग अलग, डिफरेंट है, डिफरेंस है इनमें, ठीक है। चलिए अब नोट्स लिख लीजिए, लिखिए साउंडनेस टेस्ट, लिखिए, दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं, मैं पढ़ भी दूंगा, सेम एज इट इज आपको लिखनी है, कुछ नहीं करनी है। साउंडनेस टेस्ट, इसमें लिखिए रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट अगेंस्ट वेदरिंग एक्शन एंड गेट आइडिया ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साउंडनेस टेस्ट हम क्यों करते हैं? ड्यूरेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट को पता लगाने के लिए। देखिए अभी जो टेस्ट प्रोसीड्यूर जो मैंने आपको समझाया, आपने जो समझा है उसको जरा फोकस करो, रिवाइज करो। तो अगर मान लो कोई एग्रीगेट का लॉस इन वेट अधिक निकल रहा है, इसका मतलब वो जल्दी खराब हो जा रहा है, तो ऐसे एग्रीगेट को क्या हम कहेंगे? इट इज मोर ड्यूरेबल और लेस ड्यूरेबल। लेस ड्यूरेबल, ड्यूरेबिलिटी मतलब कितने लंबे समय तक सही सलामत टिकेगा आपका वो चीज, इस चीज को हम कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। यही बात है ड्यूरेबिलिटी का। सो जो जल्दी खराब हो जाएगा इट इज लेस ड्यूरेबल, जो जल्दी खराब नहीं होगा मतलब जिसकी साउंडनेस कम होगी वो अधिक ड्यूरेबल होगी। सॉरी, जिसकी साउंडनेस कम, हाँ ऑब्वियसली, जिसकी मतलब वेट इन लॉस जिसकी कम होगी वो अधिक ड्यूरेबल होगी, जिसकी वेट इन लॉस ज्यादा होगी वो कम ड्यूरेबल होगी। तो साउंड एग्रीगेट के केस में लॉस इन वेट ऑब्वियसली कम होगी। समझ में आ रहा है? साउंड एग्रीगेट के केस में लॉस इन वेट कम होगी। तो साउंडनेस टेस्ट को यूज करके हमें एग्रीगेट का ड्यूरेबिलिटी का भी आइडिया हो जाता है। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, ड्यूरेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। पानी प्यास लग गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन दिस टेस्ट वेदरिंग ऑफ एग्रीगेट बाय फिजिकल एंड केमिकल एक्शन इज फाउंड आउट इन लेबोरेटरी। इस पॉइंट को जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है। प्रोसीड्यूर, नेक्स्ट प्रोसीड्यूर, आगे लिखिए। ये नोट्स हमने आपके लिए प्यार से अपने हाथों से लिखा है, अभी अभी जस्ट लिखा है पहले, क्योंकि यहाँ पे हमको लिखना नहीं पड़े, है ना, और फिर इसको फोटो हमने चिपकाया। क्यों? अभी लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, तो वो टाइम में अगर आपको समझाने में इस्तेमाल कर दूँ तो काम खत्म है। तो समझनी बहुत ज़रूरी है, एक बार समझ जाएंगे तो सारा डिटेल डेटा अपने आप याद रह जाएगा, है कि नहीं। प्रोसीड्यूर, इन दिस टेस्ट we generally use sulfate solution of sodium और आगे मैग्नीशियम, ठीक है, सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम, फॉर्मूला Na2SO4 और MgSO4, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखिए, द एग्रीगेट इज वेग्ड, वजन कर लिया आपने एग्रीगेट का पहले, एंड डिप्ड इनसाइड दिस सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट, जो भी सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हो टेस्टिंग में, सोडियम का या मैग्नीशियम का, उसके अंदर आप डुबा देंगे, एंड अलाउड देयर फॉर 16 to 18 आवर, और उसी में रहने देंगे 16 से 18 घंटे के लिए, अलाउड देयर फॉर 16 to 18 आवर। नेक्स्ट, द एग्रीगेट इज देन टेकन आउट एंड हीटेड एट द रेट 105 से 110 डिग्री सेल्सियस टू ड्राई इट। तो ये वेटिंग हो गया, दिस इज योर वेटिंग एंड दिस इज योर ड्राइंग। ओके, सो ड्राइंग, सॉरी वेट, तो यहां पे बगल में लिख लो 1 साइकिल का मतलब क्या हुआ, वेट करना, उसके बाद ड्राई करना, दिस इज योर 1 साइकिल, ठीक है। ये समझ में आया? तो इस तरह का टोटल, अच्छा 5 टाइम्स मतलब 5 साइकिल आपको करनी है, सॉरी हमने 10 साइकिल आपको बोल दिया था, उसमें 5 साइकिल आपको करनी है, ठीक है। 10 पहले करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे, वो पहले करते थे, 10 साइकिल पहले होता था। न्यू कोड के अकॉर्डिंग, न्यू प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 5 बार करिए, इट इज इनफ, मोर देन इनफ। 5 बार करने में भी सोचिए ना, 3 कितना 18 घंटा मतलब 5 दिन तो लग ही रहा है इसमें, 5 बार करने में 5 दिन तो लग ही रहे, है ना। 5 डेज के बाद टेस्ट रिजल्ट आपको मालूम होगा। तो सच साइकिल ऑफ वेटिंग इन केमिकल एंड ड्राइंग इज कंटिन्यूड फॉर 5 टाइम्स।
नेक्स्ट, आफ्टर 5 साइकिल लॉस ऑफ वेट इज कैलकुलेटेड। क्या निकाला जाता है? लॉस ऑफ वेट इज कैलकुलेटेड। कितना परसेंटेज लॉस इन वेट हो गया, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? W1 वेट ऑफ एग्रीगेट यूज्ड फॉर टेस्टिंग, पहला तो। उसके बाद आफ्टर 5 साइकिल मान लीजिए आपने फिर से उसका एग्रीगेट का वेट लिया, इट इज योर W2, है ना। तो अब क्या करोगे? डिफरेंस निकाल लो पहले लॉस इन वेट का, W1 माइनस W2, फिर इट इज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेट W1 इंटू 100। दिस विल बी द परसेंटेज लॉस इन वेट। यही होगा आपका परसेंटेज लॉस इन वेट, है ना। तो ये जो लॉस ऑफ वेट है इसका कोडल प्रोविजंस क्या है? ये IRC डेटा है, यहाँ पे आप देखिए IRC डेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसकी जो कोडल प्रोविजन है वो है ये कि इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12% फॉर सोडियम सल्फेट एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 18% फॉर मैग्नीशियम सल्फेट। अब आप हमसे पूछोगे कि ये 12% और 18% क्यों है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था मैग्नीशियम सल्फेट का अटैक बहुत हैवी टाइप से होता है क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर है एज कम्पेयर टू सोडियम सल्फेट, है ना। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर मैग्नीशियम सल्फेट को यूज़ करेंगे तो वेदरिंग अधिक हो जाएगी, समझ में आ रहा है। और सोडियम सल्फेट के केस में वेदरिंग कम होगी। सो करस्पॉन्डिंग टू सेम साउंडनेस लेवल आपका सोडियम सल्फेट 12% के करस्पॉन्डिंग है एंड मैग्नीशियम सल्फेट में 18% के करस्पॉन्डिंग है। ये डेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये सब कुछ आपको याद रखनी होगी। खास करके ये IRC डेटा तो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। प्लस साउंडनेस टेस्ट में और एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ये ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा दे देता है एग्रीगेट का, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। प्लस साउंडनेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? लॉस ऑफ वेट हम कैलकुलेट करते हैं फाइनली आफ्टर नंबर ऑफ साइकिल 5 नंबर ऑफ साइकिल ऑफ ड्राइंग एंड वेटिंग ऑफ द एग्रीगेट इन केमिकल। और इसमें जो ड्राई करते हैं वो टेम्परेचर रेंज क्या है? 105 से 110 डिग्री सेल्सियस। 110 से अधिक क्यों नहीं करते? क्योंकि एग्रीगेट का जो अपना सॉलिड है वो मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएगा, वो उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी, है ना, उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में। तो इसलिए हम उससे ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करते हैं। एग्रीगेट सॉलिड विल बी गेट डिस्ट्रक्टेड, ओके, ये उसका रीज़न है। केमिकल में कितने घंटे के लिए डीप करते हैं? 16 to 18 आवर्स, 16 से 18 घंटा। समझ में आ रहा है? सब क्लियर, सब खत्म। नेक्स्ट लिख लीजिए, काम खत्म। अब वो जो नेक्स्ट टेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये तो सबसे गुरु वाली चीज है, सेप टेस्ट। इसे हम कहते हैं सेप टेस्ट। सेप टेस्ट में हमें 3 बातें पढ़नी होती है। पहला, एंगुलरिटी नंबर। दूसरी हमें सीखनी है फ्लैकीनेस इंडेक्स। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलोंगेशन इंडेक्स। ठीक है। सो ये होती है सेप टेस्ट। अब इसमें हम 3 चीज का पता लगाएंगे, 3 बातें हैं इसमें, क्लियर कट। पहले ये जान लीजिए, आप जानते हैं आपके एग्रीगेट का डिफरेंट शेप होता है। कोई एग्रीगेट राउंड होता है, कोई एग्रीगेट एंगुलर होता है, इरेगुलर शेप्स के एग्रीगेट होते हैं। फ्लेकी मतलब बहुत ही थिन होना, बहुत ही पतला होना, है ना। इस तरह के एग्रीगेट को हम कहते हैं फ्लेकी एग्रीगेट। फिर इलोंगेटेड एग्रीगेट मतलब बहुत ही लंबा होना, उस तरह के एग्रीगेट को हम कहते हैं इलोंगेटेड एग्रीगेट। फ्लेकी एंड इलोंगेटेड मतलब एक तो पतला भी है, लंबा भी है, पतला लंबा दोनों है, तो उसको हम कहेंगे फ्लेकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट। ठीक है। एंगुलर एग्रीगेट मतलब ऐसे एग्रीगेट जिसके कोने जो होता है ना, एजेस, वो शार्प होते हैं। जो नॉर्मली आप गिट्टी वगैरह नहीं देखते हो क्या अपने अगल बगल, है ना, तो वो जो नॉर्मल गिट्टी होता है ना, वो होते हैं एंगुलर शेप के। दोज आर एंगुलर एग्रीगेट्स।
राउंड एग्रीगेट आप देखिएगा, नदी वगैरह में जाइए, आपको गोल 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 रिवर स्टोन्स मिलेंगे। वो कितना एकदम स्फेरिकल शेप के होते हैं, कितने गोल होते हैं, उसे हम कहते हैं राउंड एग्रीगेट। वो राउंड एग्रीगेट है, समझ में आ रहा है? राउंड एग्रीगेट। और एंगुलर एग्रीगेट जो हम रियली कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, दैट इज योर एंगुलर एग्रीगेट। राउंड एग्रीगेट अगर हम यूज करते हैं, देखिए कंक्रीट में वर्केबिलिटी पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है, आपने नाम सुना होगा। वर्केबिलिटी मतलब कंक्रीट के केस में कितने अच्छे से फ्लो हो पाता है ना? तो राउंड एग्रीगेट जब आप यूज करोगे तो देखिए फ्लो तो अच्छे से होगा, फ्लो बहुत अच्छे से होगा, है ना? तो वर्केबल तो होती है वो, लेकिन वो उतना अच्छा सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं दे पाती है। क्यों? क्योंकि पैकिंग ठीक से नहीं हो पाती है, बॉन्ड एक दूसरे से अच्छे से नहीं बना पाता एग्रीगेट अंदर में, समझ में आ रहा है? इसलिए वहां पे हम नॉर्मली मतलब थोड़ा एंगुलर टाइप का, मतलब थोड़ा शार्प एजेस वाला एग्रीगेट को हम यूज करते हैं इन रियल कॉन्क्रीटिंग, ठीक है? वो पूरा कंप्लीटली राउंड नहीं होता है, समझ में आ रहा है? मतलब बीच का रहता है। जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो एग्रीगेट जो होती है वो बीच का रहता है ना, मतलब ऐसा रहता है ना कि वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है कि बहुत ज़्यादा राउंड भी नहीं है, उन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट। तो वो चीज़ परफेक्ट आपको, मतलब परफेक्ट मटेरियल है कंक्रीटिंग के लिए, ठीक है? चलिए वो अलग चीज़ है, कंक्रीट का बात था। हम यहाँ पर फोकस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टडी होगा, पहला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे अबाउट एंगुलरिटी नंबर। हम एंगुलरिटी नंबर को निकालना सबसे पहले समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो तरह की तस्वीरें आपके पास, ये जो दो फोटो है, इस फोटो को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एग्रीगेट, इट इज राउंड एग्रीगेट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, डेटास हैं, जो कि एग्जामिनेशन में रेगुलर वे में पूछे जाते हैं। अगर इस टॉपिक में क्वेश्चन आएगा भी, जो हाईवे मटेरियल हम अभी पढ़ रहे हैं एग्रीगेट के ऊपर, तो बाकी सबका तो कोडल प्रोविजंस या फिर एक्सपेरिमेंट में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उससे कुछ इंपॉर्टेंट डेटास, वो सब चीजें, और उस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या है, ये तीन बातें। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ से आपको कैलकुलेशन भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पर, है ना? तो अच्छे से सुनिएगा, समझ के करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये राउंड एग्रीगेट है, दिस इज योर एंगुलर एग्रीगेट। एंगुलर एग्रीगेट मतलब ऐसे एग्रीगेट जिसके एजेस थोड़े शार्प हैं। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, गोल गोल कितना आलू जैसा गोल 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 है, लेकिन उसके एजेस कॉर्नर्स जो है शार्प है ना? इरेगुलर शेप के हैं, शार्प एज के साथ है। तो दैट इज योर एंगुलर एग्रीगेट। उसका एक जनरल टर्म दे दिया मैंने, एंगुलर एग्रीगेट। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ये हम सीख रहे हैं, ये क्या सीख रहे हैं? एंगुलरिटी नंबर के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बस समझना है, ठीक है? आपको समझना है, नोट्स हम दे देंगे, आपको बस सुननी है, पहले समझनी है। एंगुलरिटी नंबर कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो देखिए एंगुलरिटी नंबर हम क्या करते हैं इसको पता लगाने के लिए। मैं सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। और इन केस ऑफ राउंड एग्रीगेट के केस में क्या करते हैं? राउंड एग्रीगेट को ऐसे हम स्टैंडर्ड एग्रीगेट कंसिडर करते हैं। स्टैंडर्ड एग्रीगेट, राउंड एग्रीगेट को आपने एज ए स्टैंडर्ड एग्रीगेट कंसिडर किया है। अब क्या करिए, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर को लिया जाता है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर को लिया, ठीक है? इस सिलेंड्रिकल कंटेनर की जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, इसकी जो टोटल वॉल्यूम है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इसकी टोटल वॉल्यूम, लेट्स सपोज इसकी टोटल वॉल्यूम है V। ये सिलेंड्रिकल कंटेनर V वॉल्यूम का आपके पास अवेलेबल है। अब क्या करना है आपको? अब आपने एक पर्टिकुलर वेट का, है ना, राउंड एग्रीगेट को इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में अच्छे से कॉम्पैक्ट करके, फुल्ली कॉम्पैक्टेड,
डेंसली पैक्ड, पूरे अच्छे से कॉम्पैक्ट करके इस एग्रीगेट में पूरे मतलब सॉरी इस पूरे के पूरे सिलेंड्रिकल कंटेनर में भर देंगे, है ना, विथ प्रॉपर कॉम्पैक्शन। मतलब ये जो राउंड एग्रीगेट हैं इनको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करके, है ना, प्रॉपर पैकिंग के साथ अच्छे से कॉम्पैक्ट करके इस पूरे एग्रीगेट पूरे सिलेंड्रिकल कंटेनर में आपको भरनी है, फिल करनी है। ठीक है, आपने इस पूरे सिलेंड्रिकल कंटेनर में इस राउंड एग्रीगेट को अच्छे से भरा है डेंस कॉम्पैक्शन के साथ, मतलब अच्छे से कॉम्पैक्ट करके भरा है, समझ रहे हो? ठीक है, मतलब जितना आप कर सकते थे, जितने अच्छे से कॉम्पैक्ट कर सकते थे उतने अच्छे से कॉम्पैक्ट करके इसको आपने भरा। इसको भरा। अब इसको भरने के बाद देखिए क्या है, ये टोटल वॉल्यूम कितना है, V। टोटल वॉल्यूम कितना है इस सिलेंडर का, V। भरने के बाद ये पता लगाया गया है कि जब आप डेंसली पैक कर दोगे इसमें, सबसे पहले तो ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे, फुल्ली कॉम्पैक्टेड, फुल्ली कॉम्पैक्टेड। ठीक है, ये फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंडीशन है, आपने फुल्ली कॉम्पैक्ट किया है। तो फुल्ली कॉम्पैक्ट करने के बाद किसको, राउंड एग्रीगेट को इसमें भरा, तब आपने ये पता लगाया कि इस टोटल वॉल्यूम का मतलब सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम, V वॉल्यूम का, ये जो मतलब ये जो सॉलिड ने एग्रीगेट का सॉलिड ने जो स्पेस या फिर जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है ना, इट इज जस्ट 67%। मतलब इस टोटल वॉल्यूम का 67% ये सॉलिड ने ऑक्युपाई किया है मात्र, और तो 60 और कितना बच गया 33%। तो वो जो 33% है वो क्या है, वॉइड है, फ्री स्पेस है जहां पे एयर वगैरह है। ठीक है, तो 67% क्या है, परसेंटेज सॉलिड वॉल्यूम, परसेंटेज सॉलिड वॉल्यूम, सॉलिड वॉल्यूम। ठीक है, 67% ऑफ सॉलिड वॉल्यूम इसने ऑक्युपाई किया, तो बच गया कितना आपके पास 33%। तो रिमेनिंग 33% इज योर वॉइड, परसेंटेज वॉइड। अब यही कहोगे, बाकी का 33% क्या है, परसेंटेज वॉइड। समझ में आ रहा है? तो दिस इज योर एक्चुअल डेटा, ये आपको एज इट इज याद रखनी होगी, है ना। ये टेस्ट रिजल्ट है, इसलिए मैंने इसको कह दिया स्टैंडर्ड एग्रीगेट। राउंड शेप ऑफ एग्रीगेट इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड एग्रीगेट, मैंने बोल दिया। तो उससे रिलेटेड जो ये टेस्टिंग आपने किया और ये जो एनालिसिस किया, ये एकदम एक्चुअल डेटा है, ये आपको एज इट इज याद रखनी है कि अगर राउंड शेप एग्रीगेट को एक सिलेंडर के अंदर अगर भरेंगे और फुल्ली अच्छे से डेंसली पैक, अच्छे से कॉम्पैक्शन करके अगर भरा है, तो उस सिलेंडर वॉल्यूम का 67% ऑफ वॉल्यूम विल बी ऑक्युपाइड बाय द सॉलिड and remaining 33% of volume will be remained as void, air voids। समझ में आ रहा? दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब देखिए, अब हमको एंगुलरिटी नंबर निकालनी है इस एंगुलर एग्रीगेट का। हमको क्या करना है, इस एंगुलर एग्रीगेट का एंगुलरिटी नंबर निकालनी है। तो मैं क्या करता हूं, है ना, ये जो भी एग्रीगेट है, जो भी शेप का है लेकिन एंगुलर शेप का है, राउंड नहीं है, वो एंगुलर शेप का है। ठीक है, एंगुलरिटी नंबर निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, सेम टेस्ट करते हैं इसके ऊपर। अब ये हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट करेंगे, सेम टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर भी करेंगे। क्या करेंगे, सेम कंटेनर लेंगे, है ना, सेम कंटेनर, सेम सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसकी वॉल्यूम है V, है ना। इस V वॉल्यूम में आप क्या करोगे, जो आपका एंगुलर एग्रीगेट है ये वाला, इसको अच्छे से जितना आप कॉम्पैक्शन कर सकते थे डेंसली पैक करने का कोशिश करोगे, कॉम्पैक्ट करने का कोशिश करके इसको फिलअप करेंगे। आप इसको फिलअप करेंगे, एंगुलर एग्रीगेट को इसमें आप फिलअप करोगे, राउंड नहीं है, एंगुलर एग्रीगेट इसको। ठीक है, तो इसमें आपने एंगुलर एग्रीगेट को भर दिया, जितना फुल्ली कॉम्पैक्शन कर सकते थे, पैकिंग कर सकते थे, आपने कोशिश किया और पैक किया है। जैसा आपने राउंड के केस में किया है, पैकिंग करते वक्त कॉम्पैक्शन करके जैसे भरा है, उसी तरह इसको भी फुल्ली पैकिंग, फुल कॉम्पैक्शन करके भरा है। ठीक है, उसके बाद अब इस केस में आप निकालिए परसेंटेज
सॉलिड वॉल्यूम ये कितना ऑक्यूपाई करेगा। तो ये एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि इन केस ऑफ राउंड एग्रीगेट परसेंटेज सॉलिड वॉल्यूम इसने कितना ऑक्यूपाई किया था, 67%। ये हमेशा ही करेक्ट है। मतलब वो राउंड एग्रीगेट अगर है तो किसी भी सिलेंडर में भर दो, किसी भी वॉल्यूम में, उस वॉल्यूम का 67% वॉल्यूम सॉलिड ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन एंगुलर एग्रीगेट के केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे उसकी शार्पनेस बढ़ेगी एग्रीगेट की, है ना, शेप में इरेगुलरिटी बढ़ेगी, तो आपका परसेंटेज ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ये डिक्रीज हो जाएगा। मतलब लेट्स सपोज कि इस केस में जो परसेंटेज सॉलिड वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रहा है ये एग्रीगेट, लेट्स सपोज कि इट इज जस्ट 64%, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं कि 64% जो है ये सॉलिड वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो रिमेन ये क्या है, सॉलिड वॉल्यूम। दिस इज योर सॉलिड वॉल्यूम। ध्यान से सुनना, यहीं पे कॉन्सेप्ट है। तो बचा कितना इसका अब, 36%। तो ये जो 36% है ये क्या है, इट इज योर वॉइड, परसेंट वॉइड। समझ में आ रहा है, ये 36% परसेंट वॉइड है। अब मैं आपसे बोलूंगा, पूछूंगा कि मेरे को ये बताइए जब आपने राउंड एग्रीगेट को अच्छे से डेंसली पैक करके इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम वी में भरा था, तब आपने देखा कि आपका जो वॉइड है, परसेंटेज वॉइड, इट इज योर 33%। सेम सिलेंडर में आपने जब एंगुलर एग्रीगेट को भरा, अच्छे से कॉम्पैक्शन करके जब भरा, तो आपने देखा जो परसेंटेज वॉइड आ रहा है इस केस में एक एग्जांपल मैंने लिया, 36% आ रहा है। तो मैं पूछ रहा हूं कि कितना परसेंट वॉइड अधिक आया, कितना परसेंट वॉइड अधिक आया। तो आप बताओगे कि एक्सेस वॉइड, क्या बताओगे, मैं पूछूंगा एक्सेस वॉइड इन दिस केस, इन केस ऑफ एंगुलर एग्रीगेट, इस टेस्ट में एक्सेस वॉइड एज कंपेयर टू राउंड एग्रीगेट, यहाँ पे कितना आया, 36 माइनस 33, तो क्या आएगा वैल्यू 3। अब ये जो 3 आ गई ना, दिस इज ओनली व्हाट वी कॉल्ड एंगुलरिटी नंबर। इसी को हम कहते हैं एंगुलरिटी नंबर, कि कितना एक्सेस वॉइड मिल रहा है, यही चीज को एंगुलरिटी नंबर कहा जाता है, कितना एक्सेस वॉइड मिल रहा है। समझ में आ रहा है ये। तो ये चीज क्या सिग्निफाई कर रही है, मतलब राउंड एग्रीगेट अगर है, ठीक है, तब तो आपको मालूम है कि मैक्सिमम अच्छे से कॉम्पैक्शन करेगा तो मैक्सिमम वो 67% ऑफ सॉलिड वॉल्यूम फिल कर पाएगा, बाकी 33% वॉइड रह जाएगी। अब राउंड एग्रीगेट के अतिरिक्त अगर कोई ऐसे एग्रीगेट आएंगे जिसमें थोड़ा शेप में इरेगुलरिटी होगा, थोड़ा एंगुलर होगा, थोड़ा शार्पनेस होगा, ये सब चीजें, तो ऐसे एग्रीगेट को जब सेम टेस्टिंग करोगे तो हमेशा ये होगा कि उसमें 67% ऑफ सॉलिड वॉल्यूम कभी भी वो फिल नहीं करेगी, हमेशा उससे कम ही फिल करेगा, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है। तो अब क्या होगा, मतलब राउंड शेप से धीरे धीरे जब शेप थोड़ा थोड़ा उसका चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम कम फिल करना शुरू कर देगा। मान लो अधिक शार्पनेस हो गया, अधिक शार्पनेस आने लगी एग्रीगेट में, है ना, अधिक इरेगुलरिटी आने लगी, तो वॉल्यूम और कम फिल करेगा। मतलब 64 की जगह हो सकता है 54 फिल कर दे, 45 फिल कर दे। समझ में आ रहा है, बाकी वॉइड रह जाए। जब शार्पनेस इरेगुलरिटी अधिक बढ़ेगी तो ये परसेंटेज वॉल्यूम जो फिल कर रहा है ये कम होना चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है, और वॉइड आपके बढ़ने लगेंगे। ठीक है। और एंगुलरिटी नंबर हम क्या बताते हैं कि 33% से कितना अधिक आपका वॉइड है। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड जो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेशन में अपना यूज करते हैं वो ये कि हम ये जो सॉलिड वॉल्यूम है इसके रेस्पेक्ट में भी तो बता सकते हैं, और इसी को हम यूज करते हैं फॉर्मूलाज में। आपको सॉलिड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट दिखा रहेगा। सॉलिड वॉल्यूम का क्या कॉन्सेप्ट दिखा रहेगा कि जैसे यहाँ 67% इधर आया, इस केस में 64,
सो 67 माइनस 64 कर दोगे तो भी तो 3 आ गया, तो वो भी तो एंगुलरिटी नंबर हुआ, है ना। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूलाज में लिखा रहता है 67 माइनस या फिर 67% माइनस परसेंटेज सॉलिड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एंगुलर एग्रीगेट, है ना, समझ में आ रहा है। 67 माइनस परसेंटेज सॉलिड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एंगुलर एग्रीगेट, ये चीज आपका एक्चुअल फॉर्मूला में रहता है, ठीक है। तो वो आगे थ्योरी में लिखवा देंगे, लेकिन समझते चलिए। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है फिर, देखो मैं ये कहूंगा कि जैसे जैसे आपका शार्पनेस वगैरह बढ़ेगा एग्रीगेट का, उसमें वॉइड बढ़ेंगे, है ना, तो वो उसका जो पैकिंग है वो कम होगा, वो अच्छे से पैक नहीं हो रहा है, मतलब डेंसली पैक नहीं हो पाएगा, यही बात है। तो एंगुलरिटी नंबर क्या सिग्निफाई करता है, इट सिग्निफाई द डिग्री ऑफ पैकिंग ऑफ द एग्रीगेट। एंगुलरिटी नंबर ज्यादा, डिग्री ऑफ पैकिंग विल बी लेस, एंगुलरिटी नंबर कम, डिग्री ऑफ पैकिंग विल बी मोर। समझ रहे हो बात को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक स्टेप और अंदर जाता हूं मैं। अभी मैं पूछूंगा ये जो एंगुलरिटी नंबर का मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि एक्सेस 33% से कितना एक्सेस वॉइड है, आपने ये कॉन्सेप्ट लगा के एंगुलरिटी नंबर निकाला, तो यहाँ पे 33 माइनस 36 मतलब 3% ज्यादा है, आपने ये बताया, तो एंगुलरिटी नंबर हो गया आपका 3 इस एग्रीगेट के लिए। अब मैं आपसे बोलूं कि इन केस ऑफ राउंड एग्रीगेट, कोई राउंड एग्रीगेट है, उसका एंगुलरिटी नंबर कितना होगा, तो 0। क्यों, राउंड एग्रीगेट ही है ना, तो उसको इसमें पैक करो, उसमें पैक करो, कहीं भी पैक करो, हमेशा जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड आएगा वो 33% रहेगी। तो एंगुलरिटी नंबर इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड एक्सेस बाय 33%, वॉल्यूम ऑफ वॉइड एक्सेस बाय 33%, यही एंगुलरिटी नंबर। तो जब राउंड एग्रीगेट है तो इधर भी 33 उधर भी 33, 33 माइनस 33 0, है ना। तो ये जो एंगुलरिटी नंबर 0 है, मतलब इट इज ए स्टेट ऑफ डेंसली पैक्ड एग्रीगेट, मैक्सिमम पैकिंग जो आप अचीव कर सकते थे इन केस ऑफ राउंड एग्रीगेट। अब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा शेप उसका चेंज होगा, इरेगुलरिटी आएगी, शार्पनेस वगैरह आना शुरू होगा, डिग्री ऑफ पैकिंग कम होना चालू होगा, डिग्री ऑफ पैकिंग विल गेट रिड्यूस्ड, क्यों, वॉइड विल गेट इंक्रीज, है ना, परसेंटेज सॉलिड वॉल्यूम फील्ड वो डिक्रीज होना शुरू होगा, वॉइड इंक्रीज होगा, डिग्री ऑफ पैकिंग रिड्यूस होगा, एंगुलरिटी नंबर बढ़ता चलेगा। सब कहानी घूम गई दिमाग में, ठीक है। तो यही आपका एंगुलरिटी नंबर, और कुछ नहीं था, लेकिन बात समझनी जरूरी थी, है कि नहीं। ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने बोला फॉर राउंड एग्रीगेट, इसका डेटा याद रखना, 67% 33% ये होता ही है। एक्सपेरिमेंट करोगे तो पता लगा लोगे, ये होता ही है। अब इसको करने का तरीका क्या है, कैसे मतलब मैं बोल रहा हूँ सच या गलत, इसको कैसे वेरीफाई करोगे, जाओ नदी से लेके आओ सेम टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ राउंड से, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालिए, फिर उसको एक बाल्टी ले लो, उसका वॉल्यूम निकालो, उसमें फिल करो, फिर वॉइड और ये सब कुछ सॉइल मैकेनिक्स के जो फॉर्मूलाज थे उसको यूज करके कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो करना मुश्किल है, तो उसके लिए आपको लेबोरेटरी चाहिए, तो मान लो इतना होता है ऐसा, ठीक है, और ऐसा ही होता है। थोड़ा मोड़ा चेंजेस हो सकता है यार, 69.555 सॉरी 66.959 ऐसा आ गया, कुछ चलता है, लेकिन राउंड 67-33, ओके। और अदर देन राउंड एग्रीगेट कोई भी है तो उस केस में ये डेटा हरदम वेरी हो जाएगा, मतलब वॉइड इंक्रीज होगा और परसेंटेज सॉलिड फील्ड वो डिक्रीज होगा, मतलब 67% इज मैक्सिमम वैल्यू, maximum volume of the container that can be filled using round aggregate when we have compacted or densely packed the round aggregate in that volume V.
तो दैट इज योर मैक्सिमम, उससे ज़्यादा होगा ही नहीं, ऐसा है अभी तो। ठीक है, बहुत बार टेस्ट किया गया है, सोचो कि लाखों बार किए होंगे कोई, है ना, तब जाके ये डेटा पर आए होंगे कि नहीं यही होता है। क्लियर है? तो ये चीज़ है। फिर एंगुलरिटी नंबर इस तरह से निकाल लिया जाता है। तो समझने के लिए परसेंटेज वॉइड मोर देन 33%, उसको एंगुलरिटी नंबर कहेंगे। इस टर्म्स में भी आपको कभी एग्जाम में कैलकुलेशन पूछा जा सकता है या फिर स्टेटमेंट पूछा जाएगा। दूसरा जो एक्चुअल फॉर्मूला बेस्ड है जिसको यूज करते हैं हम कैलकुलेशन में अपना, सॉलिड के टर्म्स में परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो मतलब 67 माइनस अगर मैं कर दूंगा कि एंगुलर एग्रीगेट कितना वॉल्यूम फिल कर रहा है, वो वैल्यू अगर मेरे को पता है तो मेरा एंगुलरिटी नंबर निकल जाएगा उस एग्रीगेट का कि नहीं। ठीक है, तो यही अपना बेसिक सी कॉन्सेप्ट है। तो लिखिए, अब इसको थोड़ा सा मैं जूम कर करके बताता हूं, इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। सेप टेस्ट, सेप टेस्ट लिखना चालू करिए, एज इट इज लिखिए, सब कुछ आपने समझ लिया है, एज इट इज लिख दीजिए कॉपी पे। एंगुलरिटी नंबर, राउंड एग्रीगेट का फोटो बना दीजिए गोल गोल, एंगुलर एग्रीगेट टेढ़ा मेढ़ा ऐसा वैसा वैसा वैसा। टेस्ट रिजल्ट, ये क्या है? टेस्ट रिजल्ट है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा एज इट इज। दिस इज योर टेस्ट रिजल्ट कि एक कंटेनर में वेल कॉम्पैक्टेड राउंड एग्रीगेट वॉल्यूम, है ना, आप फिल कर रहे हैं इसमें, एक कंटेनर में वेल कॉम्पैक्टेड राउंड एग्रीगेट को अगर फिल कर रहे हैं तो 67% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये ऑक्युपाई होगा और 33% ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड इस कंटेनर में आपको देखने को मिलेगा इस एग्रीगेट के सीन के अंदर। लेकिन अच्छा, इस केस में नहीं मिलेगा ऐसा। फिर इधर उसके बगल में ये वाला डायग्राम भी बना लो आप, ठीक है, इसके बगल में ये वाला भी डायग्राम बना लीजिए। ये आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट। एक कंटेनर है, उसमें आपने एंगुलर एग्रीगेट फिल कर दिया और एंगुलर एग्रीगेट को भी आपने फिल किया एंड वेल कॉम्पैक्टेड किया। एंगुलर एग्रीगेट फिल्ड एंड वेल कॉम्पैक्टेड, यहाँ लिख दो वेल कॉम्पैक्टेड, इसको भी आपने वेल कॉम्पैक्टेड किया। कॉम्पैक्शन में किसी भी तरह का नजरअंदाजी नहीं किया, इन केस ऑफ राउंड जितना किया इसमें भी उतना ही किया, ठीक है, वेल कॉम्पैक्टेड। यहां तक लिख लिया आपने। इसके आगे इसमें देखो, किसमें, इस तरफ, पहले इस तरफ लिखो, एंगुलर वाले में लिखो यहाँ पे कि लेट 65% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसमें जो फिल हुआ है, मतलब इसमें मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो इसने फिल किया है इट इज 65% ऑफ टोटल वॉल्यूम, तो वॉइड कितना हो गया? 35%, है ना, 35% ऑफ वॉइड, तो 35% ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, जैसा मैंने अभी 64 और ये वाला सीन बताया था, सेम यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं। लेट के 65% वॉल्यूम ऑफ सॉलिड उसमें फिल किया और 35% उसमें क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बच गया। ओके, ये पहले इधर लिख लीजिए, फिर लिखिए इस तरफ, ये नीचे लिखिए परसेंटेज एक्सेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑफ एंगुलर एग्रीगेट filled in same container where round aggregate is filled in comparison to round aggregate, और round aggregate का volume of void कितना है? 33%। so in this case ये कितना होगा? परसेंट, मतलब क्या निकालने का कोशिश कर रहे हैं आप ये निकालने की कोशिश करेंगे परसेंटेज एक्सेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑफ एंगुलर एग्रीगेट, किसका? ऑफ एंगुलर एग्रीगेट फिल्ड इन सेम कंटेनर, उसी कंटेनर में जिसमें वेयर राउंड एग्रीगेट इज फिल्ड इन कंपैरिजन टू राउंड एग्रीगेट, जिसका वॉइड कितना वो दे रहा था आपको? 33%। सो इन दिस केस, मतलब इस एग्रीगेट के केस में ये वैल्यू कितना आएगा? 35 माइनस 33, क्योंकि मैंने यहाँ पे 35 कंसिडर किया, तो 35 माइनस 33 2%। सो ये जो 2% है दिस विल बिकम द एंगुलरिटी नंबर, मतलब एंगुलरिटी परसेंट नहीं, एक नंबर है, तो हम एंगुलरिटी नंबर फॉर दिस एग्रीगेट हम क्या बोलेंगे? इट इज योर 2।
एंगुलरिटी नंबर फॉर दिस एग्रीगेट विल बी 2। समझ में आ रहा है? लिख लीजिए। अब मैं ऐसा करता हूं कि इस पूरे पेज को छोटा करके एक बार आपको दिखा देता हूं ताकि आप एज इट इज इसको उतार लें। वीडियो को पॉज करिए। दिख रहा होगा, कोई ये नहीं है, दिख रहा होगा। बहाने नहीं करना है, लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ो। सब कुछ हमने लिखा है आपके लिए। यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, इसी को बता दूंगा। एंगुलरिटी नंबर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट एग्रीगेट इज 2। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट में आपने एग्रीगेट यूज किया, जो अभी जिसमें परसेंटेज सॉलिड फील्ड कितना आया था 65, और परसेंटेज वॉइड कितना था 35%। तो उस एग्रीगेट का, उस एंगुलर एग्रीगेट का एंगुलरिटी नंबर कितना हुआ 2। एंगुलरिटी नंबर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट एग्रीगेट इज 2। एंगुलरिटी नंबर इक्वल टू 2 for this aggregate, that is void is 2% more than rounded aggregate. Void is 2% more than rounded aggregate. यही मतलब हुआ। राउंडेड एग्रीगेट का परसेंटेज वॉइड कितना होता है अंडर केस ऑफ वेल कंपैक्टेड कंडीशन 33%, है ना। एंगुलरिटी नंबर 2 का एक सिग्निफिकेंस यही है कि ये क्या है, अगर 2 आया है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि कितना परसेंट एक्सेस वॉइड है एज कंपेयर टू राउंडेड एग्रीगेट, है ना। नाउ तो एंगुलरिटी नंबर विल बी इक्वल टू 0 फॉर किसके लिए, राउंडेड एग्रीगेट के लिए। और कोई ऐसा एग्रीगेट जो कि राउंड नहीं है उसके लिए एंगुलरिटी नंबर विल बी नॉन जीरो वैल्यू, मतलब उसका कुछ ना कुछ एंगुलरिटी नंबर रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? लिख लीजिए। ये सब कुछ आपको मैंने समझा दिया, बस लिख लीजिए, कॉपी में रहेगा। ठीक है। फॉर्मूला निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, निकालने का तरीका क्या है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूं। ठीक है, देखिए, लिखिए, ये एक्चुअल फॉर्मूला है जिसको यूज करते हैं हम एंगुलरिटी नंबर निकालने के लिए। क्वेश्चन में स्टेटमेंट रहेगा वॉइड वाला भी, है ना, तो उसके हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन दिस इज योर एक्चुअल फॉर्मूला जो टेक्निकली हम यूज करते हैं। 67% जो राउंड एग्रीगेट के केस में परसेंटेज सॉलिड वॉल्यूम फिल कर रहा था उससे घटा देंगे, माइनस कर देंगे। क्या, अगर आप एंगुलर एग्रीगेट को सेम कंटेनर में फिल कर रहे हो तो उसका कितना परसेंट, है ना, मतलब उस टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट वॉल्यूम सॉलिड ऑक्युपाई कर रहा है, वही चीज, है ना। तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ एंगुलर एग्रीगेट, तो 67% माइनस परसेंटेज सॉलिड वॉल्यूम ऑफ एंगुलर एग्रीगेट, तो विच विल बी इक्वल टू 67% माइनस, ये निकालने का कॉन्सेप्ट है। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, वेट ऑफ एग्रीगेट बाई वेट ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट इनटू 100। तो ये निकल जाएगा कि कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया उस सिलेंडर में। ठीक है, कौन, सॉलिड, कौन ऑक्युपाई किया, सॉलिड, है ना। तो यहाँ पे एक प्रोसीड्यूर है, आपको मालूम है स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में क्या करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी है एग्रीगेट का, फिर उस कंटेनर में हम एग्रीगेट को भरेंगे पहले, फिर उसी कंटेनर में हम पानी को भरेंगे पहले, उसका वेट निकालेंगे, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये निकाल लेते हैं आपका वेट ऑफ एग्रीगेट बाय वेट ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट इनटू 100। सॉइल मैकेनिक्स में बहुत प्यार से, अच्छे से, बहुत अंदर जाके समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख लीजिए, वेट ऑफ एग्रीगेट इक्वल टू, सर WA इक्वल टू वेट ऑफ एग्रीगेट फील्ड इन सिलेंडर, WW इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू बी फील्ड इन सिलेंडर, है ना। GA इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट। क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी यूज। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इसके ऊपर कैलकुलेशन आती है।
यहाँ पे इसके ऊपर कैलकुलेशन आएगी। पहला तो ये केस हो गया। दूसरा, इस पूरे का पूरे ओवरऑल कॉन्सेप्ट ही एंगुलरिटी नंबर का इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लॉजिक्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, है ना। वो 67 और 33% वाला पूछ सकता है, वेल कॉम्पैक्टेड कंडीशन पूछ सकता है, एंगुलरिटी नंबर क्या सिग्निफाई करता है वो पूछ सकता है ना। एंगुलरिटी नंबर का दूसरा स्टेटमेंट कि वॉइड एक्सेस इन कंपैरिजन टू 33%, वो वाला पूछ सकता है। अब ये 33% किसके लिए है ये बात पूछ सकता है, मतलब किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में। तो कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया है तो पॉइंट टू पॉइंट इसी में मैं 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा और 1 घंटे का वीडियो बना दूंगा। क्या मतलब है उसका? कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। चलो आगे चलते हैं। फिर चलो प्रॉब्लम, वो भी सॉल्यूशन मैंने आपके लिए खोज के रखा था। सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलरिटी नंबर, जितने भी स्टेटमेंट है हर एक अपने आप में ऑब्जेक्टिव है। पहला, रेंज ऑफ एंगुलरिटी नंबर इज कंसिडर्ड एज 0 से 11। जो एंगुलरिटी नंबर का रेंज है जो हम जनरली रोड कंस्ट्रक्शन में अडॉप्ट करते हैं, तो वो एग्रीगेट की जो एंगुलरिटी नंबर होती है, जो रेंज है, वो 0 से लेके 11 के रेंज की जो एंगुलरिटी नंबर आती है किसी भी एग्रीगेट का, तो हम उसे यूज करेंगे, वरना हम यूज नहीं करेंगे। दिस इज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पर्पस। दूसरा पॉइंट पढ़ो और लिखो। एज शार्पनेस एंड इरेगुलरिटी इन शेप ऑफ एग्रीगेट इंक्रीजेस, एज शार्पनेस एंड इरेगुलरिटी इन शेप ऑफ एग्रीगेट इंक्रीजेस, द एंगुलरिटी नंबर इंक्रीजेस। क्यों? डिग्री ऑफ पैकिंग reduces, percentage void increases, percentage volume of solid filled decreases, so angularity number increases. Clear? तीसरा पॉइंट, angularity number represent the degree of packing of the aggregate. क्या रिप्रेजेंट करता है? डिग्री ऑफ पैकिंग ऑफ द एग्रीगेट। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फॉर राउंड एग्रीगेट एंगुलरिटी नंबर इक्वल टू 0। क्यों? उसका परसेंटेज वॉइड ही है 33%, है ना। एंगुलरिटी नंबर का डेफिनेशन है परसेंटेज वॉइड एक्सेस टू 33%, तो 33% के एक्सेस में कुछ नहीं है, तो 0 हो गया ना। नेक्स्ट, फॉर एनी अदर शेप, मतलब राउंड ना होके और कोई शेप का है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एंगुलरिटी नंबर की वैल्यू रहेगी, मतलब वो वैल्यू नॉन जीरो होगा। क्लियर? So this is your basic concept of finding the angularity number and all data related to angularity number. तो ये तो एक हुई। अब हमें दो और पढ़नी है शेप टेस्ट में, ठीक है। फ्लेकीनेस इंडेक्स एंड इलोंगेशन इंडेक्स, बोथ आर इम्पोर्टेंट। चलिए करते हैं। पहले करेंगे अपन फ्लेकीनेस। अच्छा, इसका लॉजिक बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलो देखते हैं फ्लेकीनेस इंडेक्स। अब हम बात करेंगे फ्लेकीनेस इंडेक्स के बारे में, ठीक है। ये शेप टेस्टिंग में दूसरा आइटम है, सेकंड आइटम। पहला आपने देखा एंगुलरिटी नंबर, ये सेकंड आइटम फ्लेकीनेस इंडेक्स। फ्लेकीनेस इंडेक्स को कैलकुलेट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज ए फ्लेकी एग्रीगेट। एक फ्लेकी एग्रीगेट का मतलब क्या है? तो देखिए, फ्लेकी एग्रीगेट का बड़ा सिंपल सा मतलब है कोई एग्रीगेट जो बहुत ही थिन हो, मतलब बहुत ही पतला हो, है ना। ऐसा एग्रीगेट को हम जनरली फ्लेकी एग्रीगेट कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप एग्रीगेट, देखिए उसका एक डायमेंशन, मतलब जो, देखो कुछ समझाता हूँ, समझिए। ये एग्रीगेट है, ये 3 डायमेंशनल आइटम है कि नहीं? कहने का मतलब इसका 3 डायमेंशन है, ठीक है। एक रफली मैं क्यूबिकल शेप ले रहा हूँ, मान लो रफली मैं क्यूबिकल शेप ले रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ कि एक एग्रीगेट है, ठीक है। तो इस एग्रीगेट का 3 डायमेंशन है। एक तो हो गया ये लेंथ, ये हो गया विड्थ, ये हो गया थिकनेस, इसको मैं कहता हूं थिकनेस। लेंथ, विड्थ, थिकनेस, ये 3D एलिमेंट है कि नहीं? तो अब देखिए इसका मीन डायमेंशन निकाला जाता है। मीन डायमेंशन, मीन डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? इसको हम कहेंगे डी मीन,
डी मीन निकालने का जो कॉन्सेप्ट, इट इज लेंथ प्लस विड्थ प्लस टी डिवाइडेड बाय 3। जो एक वैल्यू निकलेगा दैट विल बी योर मीन डायमेंशन ऑफ दिस मटेरियल, ऑफ दिस सॉलिड। समझ में आ रहा है? दिस इज योर मीन डायमेंशन। अब यही मीन डायमेंशन आप एक एग्रीगेट के केस में प्रैक्टिकली थिंक करिए कि कोई एक गिट्टी है, उसका 3D हमने मेजर किया, लेंथ मेजर किया, एक रफली एक विड्थ को मेजर किया, उसका थिकनेस को मेजर किया, फिर उन तीनों को डिवाइड बाय 3 कर दिए, तो जो एक डायमेंशन निकल के आती है उसको हम कहते हैं मीन डायमेंशन ऑफ दैट एग्रीगेट। समझ में आ रहा है? वही चीज होगी आपका मीन डायमेंशन ऑफ दैट एग्रीगेट। अब सुनिए, जो फ्लेकी पार्टिकल है, इसका मतलब मैं कह रहा हूं बहुत ही थिन पार्टिकल, बहुत ही पतला पार्टिकल, जैसे कि चिप्स, देखो चिप्स, लेस खाते हो, लेस, वो फ्लेकी है। लेस इज योर फ्लेकी पार्टिकल। समझ रहे? कुरकुरे, कुरकुरे वो इलोंगेटेड पार्टिकल, देखिए लंबा होता है वो। कुरकुरे इज इलोंगेटेड पार्टिकल, बट चिप्स, लेस इज योर फ्लेकी पार्टिकल। ठीक है? तो जो फ्लेकी एग्रीगेट है वो कितना परसेंटेज में है, उसी का रिप्रेजेंटेशन है ये फ्लेकीनेस इंडेक्स। समझ में आ रहा है? अब इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है और फ्लेकी एग्रीगेट का एक प्रॉपर डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि लैबोरेटरी में हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा एग्रीगेट फ्लेकी है, कौन सा नहीं है। हमारे पास एक तरह का डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं थिकनेस गेज। थिकनेस गेज, उस थिकनेस गेज को यूज करके हम फ्लेकीनेस इंडेक्स का कैलकुलेट करेंगे। मतलब फ्लेकी पार्टिकल हम पता लगा लेंगे थिकनेस गेज का यूज करके, और वो टोटल वेट ऑफ फ्लेकी पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट विच यू हैव कंसिडर इन योर टेस्टिंग इनटू 100, तो वो निकल जाएगा आपका फ्लेकीनेस इंडेक्स। समझ में आ रहा है? वो क्या निकल जाएगा आपका फ्लेकीनेस इंडेक्स। तो इसमें और थोड़ा, ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट थी, इसके अंदर और थोड़ा जाता है। देखो सोचो, एक्चुअली इस तरह के जो एग्रीगेट होते हैं फ्लेकी या फिर इलोंगेटेड एग्रीगेट, हम जनरली जो यूज करेंगे रोड में कंस्ट्रक्शन पर्पज से, उसमें ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। इनका लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होता है। कंक्रीट के केस में भी देख रहे हो, ये उतना स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड कर पाता, अच्छे से बॉन्डिंग नहीं दे पाता। समझ रहे? तो ये बेकार एग्रीगेट है एक तरह से, मतलब यूजलेस है। तो ऐसे एग्रीगेट को ऐसे एग्रीगेट, कोई भी एक एग्रीगेट का समूह में, फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे कंक्रीटिंग करनी है या फिर रोड बनानी है, लेट्स सपोज, तो आपने ऑर्डर दिया कि लेट्स सपोज कि मुझे 20 mm की, है ना, 20 mm की एग्रीगेट लाओ, 2 ट्रक लाओ। आपने 2 ट्रक 20 mm का एग्रीगेट मंगाया। अब वो तो एग्रीगेट तो नेचुरली क्रशर से आता है, तोड़ के क्रशिंग करने के बाद, तो 2 ट्रक 20 mm कहने का मतलब लगभग 2 सेंटीमीटर, मतलब इतने बड़े बड़े होंगे, इतने बड़े बड़े, है ना। अब वो 2 ट्रक एग्रीगेट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल, आपका कोई फ्लेकी होगा, कोई इलोंगेटेड पार्टिकल होगा। कोई जरूरी नहीं है कि सबका, हर एक जितने भी एग्रीगेट वो 2 ट्रक में आए हैं सब 20 mm मीन डायमेंशन के होंगे। अच्छा, ये जो 20 mm मैं बोलूंगा, दिस इज योर मीन डायमेंशन। ये मीन डायमेंशन इस तरह से कंसिडर किया जाता है किसी भी एग्रीगेट का। कोई एग्रीगेट है, उसका लेंथ, विड्थ, हाइट, मतलब 3 अलग अलग डायमेंशन डिवाइडेड बाय 3 इज योर मीन डायमेंशन फॉर दैट एग्रीगेट। सो ये कोई जरूरी नहीं है कि उस एग्रीगेट के झुंड में जितने भी सारे एग्रीगेट हैं, नंबर ऑफ एग्रीगेट करोड़ों हो सकते हैं, वो सारे आपके 20 mm साइज के हैं। नो, इट इज नॉट नेसेसरी। उसमें कुछ एग्रीगेट पतले होंगे, थिन होंगे, कुछ लंबे लंबे होंगे, है ना, करस्पॉन्डिंग टू दैट मीन डायमेंशन, मीन्स एज कंपेयर टू दैट मीन डायमेंशन 20 mm, उसके रेस्पेक्ट में कुछ एग्रीगेट फ्लेकी होंगे, कुछ एग्रीगेट इलोंगेटेड होंगे। इस चीज को करने के लिए हमारे पास लैबोरेटरी टेक्निक है ना, कि कैसे हम पता लगाते हैं। अब देखिए, वो 2 ट्रक आपने जो मंगाया है, वो पूरे 2 ट्रक एग्रीगेट में टोटल फ्लेकी एग्रीगेट कितने हैं, ये निकालना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हम कंप्लीट 2 ट्रक के ऊपर एनालिसिस नहीं करते। जहां पे आपने एग्रीगेट को प्लेस किया है, वहां से अलग अलग लोकेशन से हम सैंपल कलेक्शन करते हैं, कुछ केजीज का, रैंडम वे में, अलग अलग हाइट पे, अलग अलग लोकेशन से हम सैंपल को उठा लेते हैं। उन सैंपल को लैबोरेटरी में लेके आते हैं, फिर by using some equipment, some devices, we calculate the
फ्लेकी पार्टिकल मतलब कितने नंबर ऑफ फ्लेकी पार्टिकल, उनके वेट को कैलकुलेट करते हैं, फिर इलोंगेशन टेस्ट को भी करते हैं। समझ में आ रहा है? तो पहले फ्लेकीनेस टेस्ट को देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। तो चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। अब देखिए, ये जो इक्विपमेंट है, डिवाइस है, इसको कहा जाता है थिकनेस गेज या फिर फ्लेकीनेस गेज, है ना। बाय यूजिंग दिस वी कैलकुलेट दी फ्लेकी पार्टिकल। ठीक है, देखो इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये जानो कि व्हाट इज योर लैबोरेटरी डेफिनेशन ऑफ फ्लेकी पार्टिकल। लैबोरेटरी में ये पता लगाने के लिए कि कौन सा पार्टिकल आपका फ्लेकी है, ये कैसे करते हैं। देखिए, लेट्स सपोज आपको जो एग्रीगेट रिक्वायर्ड थी, क्या एग्रीगेट रिक्वायर्ड थी, 20 mm मीन डायमेंशन की। तो ये मान लो कोई एक एग्रीगेट है, ठीक है, ये कोई एग्रीगेट है। ये बन नहीं रहा है डायग्राम, रुकिए मैं आपको अभी बनाता हूं। ठीक है, समझ जाओ, ये कोई गिट्टी है। ठीक है, अब इस गिट्टी का देखो, इस गिट्टी में ये हो गया लगभग इसका लेंथ ऑफ दिस गिट्टी। ओके, ये हो गया इसका ये वाला, है ना। नहीं, ये डायग्राम सही नहीं बना है, ऐसे कर लेते हैं। ये ज्यादा अच्छा गिट्टी लग रहा है ना। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया इसका लेंथ, ठीक है, ये हो गया इसका थिकनेस, ये हो गया गिट्टी का रफली, दिस इज योर विड्थ ऑफ द एग्रीगेट। अब इसका आपने मीन डायमेंशन आपने देखा, डी मीन विच इज योर एल प्लस बी प्लस टी डिवाइडेड बाई 3। ये समझाने का मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। दिस इज योर मीन डायमेंशन। अब लेट्स सपोज आपने ऑर्डर किया था 20 mm मीन डायमेंशन का एग्रीगेट को। व्हाट यू हैव ऑर्डर्ड, यू हैव ऑर्डर्ड 20 mm मीन डायमेंशन का एग्रीगेट, है ना। अब उन एग्रीगेट, अब 2 ट्रक एग्रीगेट आपने ऑर्डर किया, तो आपने जो 2 ट्रक एग्रीगेट आपने ऑर्डर किया था जिसका मीन डायमेंशन था 20 mm, अब उसमें से आपको उस एग्रीगेट का फ्लेकीनेस इंडेक्स निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग जगह से सैंपल कलेक्ट करके लाएंगे। तो उसी तरह से कोई एक सैंपल के ऊपर मैं आपको टेस्टिंग करके बताता हूँ क्या करेंगे आप। लेट्स सपोज एक जगह से सैंपल कलेक्ट करके लाया और उसका टोटल वेट था W1 kg। ये W1 kg ऑफ टोटल वेट में डिफरेंट एग्रीगेट पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स होंगे, हो सकते हैं 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80, डिफरेंट नंबर ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स होंगे, है ना। मतलब ये एक सैंपल का बात कर रहा हूं, समझ गए, नंबर ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये 20 mm मीन डायमेंशन के करस्पॉन्डिंग आपके पास उसी के रेस्पेक्ट में थिकनेस गेज होगा, उसी के रेस्पेक्ट में थिकनेस गेज होगा। ये जो आप थिकनेस गेज पर ये जो होल देख रहे हैं, है ना, इसको कहते हैं विड्थ ऑफ, ये स्लॉट है, दिस आर द स्लॉट, विड्थ ऑफ स्लॉट, है ना, ये उसका चौड़ाई। अब आप क्या करोगे, आप एग्रीगेट जो होंगे ना, आप उसको पास करवाओगे इन स्लॉट से, मतलब ये जो थिकनेस गॉज है, जो 20 mm साइज के करस्पॉन्डिंग का थिकनेस गॉज है, इसके स्लॉट से एग्रीगेट को आप पास करवाएंगे। समझ में आ रहा है, इसके स्लॉट से आप एग्रीगेट को पास करवाएंगे। अगर वो एग्रीगेट इसके स्लॉट से पास हो जाता है तो वो एग्रीगेट होगा क्या, फ्लेकी एग्रीगेट, मतलब वो काफी पतला है। अगर इसके स्लॉट से पास नहीं होगा तो वो नॉन फ्लेकी एग्रीगेट होगा। अगर पास हो गया तो फ्लेकी एग्रीगेट, अगर पास नहीं हुआ तो नॉन फ्लेकी एग्रीगेट। समझ में आ रहा है। तो ये जनरली हम करते हैं लेबोरेटरी में। अब देखिए, जो लेबोरेटरी का बेसिक डेफिनेशन, ये जो गॉज जिस बेसिस पे डिजाइन होती है, जिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, फ्लेकी पार्टिकल का डेफिनेशन ये कहता है कि इफ ए एग्रीगेट, अगर कोई एग्रीगेट ऐसा है जिसका लीस्ट डायमेंशन, लीस्ट मतलब सबसे कम वाला डायमेंशन, अब यहाँ पे लेंथ, विड्थ और थिकनेस में सबसे कम वाला डायमेंशन आपको कौन सा नजर आ रहा है, थिकनेस ऑफ द पार्टिकल की नहीं, is less than 60% of the mean dimension, then that aggregate is called as flaky aggregate. समझ में आ रहा है, then that aggregate is called as flaky aggregate.
मतलब जो लीस्ट डायमेंशन है, लीस्ट डायमेंशन है ना, ये फ्लेकी एग्रीगेट को आइडेंटिफाई करने का लैबोरेटरी टेक्निक है और इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड ये थिकनेस गॉज डिजाइन होती है। इसी स्टेटमेंट पे बेस्ड ये थिकनेस गॉज आपका डिजाइन होती है, इसकी स्लॉट डिजाइन होते हैं, ठीक है। जो लिस्ट डायमेंशन है इस केस में, अब ये लिस्ट डायमेंशन कुछ भी हो सकता है। जनरली थिकनेस ऑफ द मटेरियल इज लिस्ट डायमेंशन, है ना। तो जनरली थिकनेस, हमेशा नहीं, जनरली थिकनेस कह रहा हूं मैं। जनरली थिकनेस ऑफ द मटेरियल इज योर कंसिडर्ड एज लिस्ट डायमेंशन इज लेस देन 60% ऑफ मीन डायमेंशन। मीन डायमेंशन तो वो एग्रीगेट हो जाएगा आपका फ्लेकी एग्रीगेट। दिस इज योर लैबोरेटरी स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई द फ्लेकी एग्रीगेट। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसका मतलब अगर लीस्ट डायमेंशन जैसे कि थिकनेस इज लेस देन ओके 0.6 टाइम्स मीन डायमेंशन, इस केस में यहां पे जो हमने सैंपल कंसिडर किया है 20 mm का सैंपल कंसिडर किया है, तो 20 mm का 60% कितना होगा? 10 mm का 6, 20 और आपका 20 का 12, 6 दूना लगभग, ठीक है। तो अगर कोई एग्रीगेट का लीस्ट डायमेंशन 12 mm से कम है ना, ये 20 mm मीन डायमेंशन एग्रीगेट के लिए बात कर रहा हूं। अगर कोई एग्रीगेट का लीस्ट डायमेंशन 12 mm से कम है तो वो एग्रीगेट इस थिकनेस गॉज के स्लॉट से पास कर जाएगी और वो एग्रीगेट कहलाएगी आपकी फ्लेकी एग्रीगेट। समझ में आया? तो इस तरह से ये जो आपने W1 kg ऑफ एग्रीगेट कंसिडर किया था, हर एक एग्रीगेट को स्लॉट्स में घुसा के देखेंगे, अगर वो पास कर जा रही है, इफ इट इज पासिंग देन दैट एग्रीगेट इज योर फ्लेकी एग्रीगेट। जो नहीं पास कर रहा है दैट इज योर मतलब नॉन फ्लेकी एग्रीगेट्स। समझ में आ रहा है? जो नहीं पास कर रहा है वो नॉन फ्लेकी एग्रीगेट है। अब ये जो नॉन फ्लेकी एग्रीगेट, तो अब हम क्या करेंगे, छोड़िए, अब हम फ्लेकीनेस इंडेक्स को निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे? जो पास कर गया, मान लो उसको मैं कहता हूं W2, इतना पास कर गया, तो W2 बाई W1 इंटू 100 है ना, W2 बाई W1 इंटू 100। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपको दे देगा फ्लेकीनेस इंडेक्स। बस इतनी सी बात थी। तो होप कि आपको फ्लेकीनेस इंडेक्स के बारे में सब चीज समझ में आया। इसमें मेन जो चीज है वो यही है कि लीस्ट डायमेंशन, सबसे कम वाला डायमेंशन शुड बी लेस देन 60% ऑफ मीन डायमेंशन, तो वो एग्रीगेट होगा आपका फ्लेकी एग्रीगेट। और जो थिकनेस गॉज होती है ये करस्पॉन्डिंग टू मीन डायमेंशन होती है, अलग अलग थिकनेस गेज होती है जो आप यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है। सो इसके बारे में लिखेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे दूसरा टेस्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो हम टेस्ट करते हैं फ्लेकीनेस टेस्ट और इलोंगेशन टेस्ट, ठीक है, ये हम करते हैं फॉर एग्रीगेट मीन डायमेंशन ग्रेटर देन 6.3 mm ओनली। क्योंकि फॉर एग्रीगेट मीन डायमेंशन ग्रेटर देन 6.3 mm ओनली द थिकनेस गॉज, और जो आगे बताएंगे इलोंगेशन टेस्ट में इलोंगेशन गेज या फिर लेंथ गेज वो डिजाइन की जाती है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है इसका, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये डिजाइन लिमिटेशन है। ओके, सो लिखना शुरू करेंगे। तो फ्लेकीनेस इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए फ्लेकी एग्रीगेट मैंने लिखा हुआ है, एज इट इज लिखिए कॉपी में, आपको अच्छा आपका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। फ्लेकी एग्रीगेट का जनरल एक एग्जांपल आप चिप्स, ठीक है, चिप्स को एज ए एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो। और फिर फ्लेकी एग्रीगेट, फ्लेकी मींस जनरली थिन एग्रीगेट, ऐसा एग्रीगेट जो कि पतला है। यहाँ पे मैंने दिखाया, देखिए एक एग्रीगेट को कंसिडर किया, मतलब ये डायग्राम ऐसा कुछ बनाया, देखिए ऐसा है कुछ, ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ एग्रीगेट है। इसमें ऐसा मैंने एक एग्रीगेट बना के पतला सा एग्रीगेट, इसमें ये दिखाया कि दिस इज योर थिकनेस, ये आपका थिकनेस हो गया,
ये आपका मान लो ये एक डायमेंशन हो गया, इसको विड्थ कंसिडर कर लिया, ये एक डायमेंशन हो गया, इसको लेंथ कंसिडर कर लिया। ओके, तो यहाँ पे 3 डायमेंशन है। थिन मतलब बहुत ही पतला एग्रीगेट, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए लिखा है हियर एज कंपेयर टू लेंथ एंड विड्थ ऑफ द एग्रीगेट थिकनेस इज वेरी लेस, थिकनेस इज वेरी लेस, है ना। सो कोई एक डायमेंशन अगर बहुत कम होगा एज कंपेयर टू अदर 2 डायमेंशन तो वो फ्लेकी एग्रीगेट होता है। जैसे कि यहाँ पे थिकनेस बहुत कम है तो वो बहुत पतला एग्रीगेट है। क्लियर है? नेक्स्ट, कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रही है इसलिए माइंड खराब है, कोई बात नहीं, हम आगे लिखते चलेंगे। लिखिए, देखिए, इसलिए सो फ्लेकी एग्रीगेट इज एग्रीगेट हुज वन डायमेंशन इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू अनदर 2 डायमेंशन। तो ऐसे एग्रीगेट को हम कहेंगे फ्लेकी एग्रीगेट। क्लियर है? अब इसको फ्लेकी एग्रीगेट का पता लगाने के लिए लेबोरेटरी टेक्निक है हमारे पास, एक प्रॉपर लैब टेक्निक है, जैसा कि आपने अभी अभी समझा था। फ्लेकी पार्टिकल क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ फ्लेकी पार्टिकल लिखिए, इफ एनी एग्रीगेट पार्टिकल इज हैविंग लीस्ट डायमेंशन, मतलब सबसे छोटा वाला डायमेंशन, लेस देन 60% ऑफ मीन डायमेंशन, इट इज कॉल्ड एज फ्लेकी पार्टिकल। मीन डायमेंशन क्या होता है आपने देखा है ना। तो कोई एक ऐसा एग्रीगेट जिसका लीस्ट डायमेंशन, सबसे छोटा वाला डायमेंशन 60% ऑफ मीन डायमेंशन से कम है, तो वो एग्रीगेट हो जाएगा आपका फ्लेकी एग्रीगेट। ठीक है, अब इसको निकालते हैं हम लेबोरेटरी में बाय यूजिंग थिकनेस गेज। थिकनेस गेज का इस्तेमाल करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब मतलब कौन कौन से फ्लेकी पार्टिकल्स हैं इसका पता लगाते हैं। आपने देखा था प्रोसीड्यूर, मैंने आपको समझाया था, उसको यूज करके हम फिर फ्लेकीनेस इंडेक्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये है फ्लेकीनेस इंडेक्स, इसको हम FI से रिप्रेजेंट करिए आप। फ्लेकीनेस इंडेक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? FI। देखिए, फ्लेकीनेस इंडेक्स इक्वल टू W2 बाई W1 इंटू 100। W2 क्या है? वेट ऑफ टोटल फ्लेकी पार्टिकल जो आपने सैंपल कंसिडर किया, हर एक सैंपल को थिकनेस गेज से पास करवाया, जो पास हो गया वो फ्लेकी है, जो पास नहीं हुआ थिकनेस गेज से वो नॉन फ्लेकी प्लस इलोंगेटेड एग्रीगेट होता है। इलोंगेटेड एग्रीगेट, ध्यान रखना, जो पास नहीं हो रहा है थिकनेस गेज को वो नॉन फ्लेकी है, क्योंकि वो तो फ्लेकी तो है ही नहीं, क्योंकि वो पास नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें इलोंगेटेड एग्रीगेट हो सकता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहां से एक लॉजिक आगे चल के निकल के आएगा, ध्यान रखना। तो जो पास नहीं हो रहा है वो नॉन फ्लेकी प्लस इलोंगेटेड एग्रीगेट कंसिडर की जाती है। तो W2 बाई W1 टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट कंसिडर्ड फॉर टेस्ट, है ना। इस तरह से आप निकालोगे फ्लेकीनेस इंडेक्स। अब इसको निकालने के लिए एक इसका जो लिमिट है वो क्या है कि इट इज वैलिड फॉर 6.3 mm एग्रीगेट साइज। ये एग्रीगेट साइज कहने का मतलब है मीन डायमेंशन, डी मीन ग्रेटर देन 6.3 mm ओनली, क्योंकि इसी के करस्पॉन्डिंग थिकनेस गेज और लेंथ गेज भी इसी के करस्पॉन्डिंग डिजाइन होती है। दिस इज द मिनिमम डायमेंशन, इससे ज्यादा ही बड़ा एग्रीगेट होना चाहिए। तो मतलब मिनिमम 10 mm का एग्रीगेट के लिए आप यूज कर सकते हैं, 10 mm 8 mm, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। IRC डेटा, ये इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है। फ्लेकीनेस इंडेक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25% फॉर बिटुमिनस कंक्रीट। बिटुमिनस कंक्रीट जो आप यूज करेंगे सरफेस कोर्स में, उसमें 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। एंड WBM रोड के लिए, ठीक है, वाटर बाउंड मैकाडम WBM, इसके लिए आपका 15%, जो फ्लेकीनेस इंडेक्स है इट इज योर 15%। क्लियर है? ओके, चलिए अब बात करते हैं इलोंगेशन इंडेक्स का। इलोंगेशन इंडेक्स, यहाँ पे एग्रीगेट आप देख रहे हैं कितना लंबा एग्रीगेट है। मैंने बोला था कुरकुरे, इलोंगेटेड पार्टिकल, लेस, फ्लेकी पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुरकुरे जैसा दिख रहा है क्या? सोचो कुरकुरे, इसको खाना नहीं है, ठीक है, इसको खाना नहीं है हमको। तो दिस इज योर इलोंगेटेड पार्टिकल। क्लियर है? ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक तरह का डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं लेंथ गेज। हम क्या यूज करते हैं? लेंथ गेज। लेंथ गेज कुछ इस तरह से दिखता है, समझ में आ रहा है? लेंथ गेज हम क्या करते हैं, हर एक पार्टिकल को इससे पास करवाने का कोशिश करते हैं। ये जो स्लॉट है ना, विड्थ ऑफ स्लॉट ऑफ लेंथ गेज, ये इन गैप से हम
पास करवाने का कोशिश करते हैं। अगर वो पास हो जाएगा तो इलोंगेटेड नहीं है। अगर पास हो गया मतलब उस लंबाई से छोटा लंबाई है तो इलोंगेटेड नहीं है। जो पास नहीं होते मतलब वो लंबा है, इन स्लॉट को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जो नॉन पास कर रहा है, जो पास नहीं हो रहा है, दैट फ्रैक्शन इज योर इलोंगेटेड पार्टिकल, दिस इज योर लेंथ गेज, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम? लेंथ गेज बोलते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं लैबोरेटरी डेफिनेशन क्या है कि व्हाट इज इलोंगेटेड पार्टिकल। ये तो आपने समझा, इलोंगेशन मतलब अधिक लंबा पार्टिकल इज इलोंगेटेड पार्टिकल। एक तो ये बेसिक जनरल सी कॉन्सेप्ट है, लेकिन लैबोरेटरी में हमारे पास एक ट्रिक है, एक टेक्निक है इसको पता लगाने का। इसका एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज योर इलोंगेटेड पार्टिकल। सो व्हाट इज दिस डेफिनेशन? ये कहते हैं ओके, जो आपने मीन डायमेंशन कैलकुलेट किया था, मीन डायमेंशन जो कैलकुलेट किया था एग्रीगेट का, वो जो मीन डायमेंशन, अगर कोई ऐसा एग्रीगेट है जिसका ग्रेटेस्ट डायमेंशन मतलब मैक्सिमम वाला डायमेंशन, मतलब 3 डायमेंशन है, तीनों में से मैक्सिमम वाला डायमेंशन जो कि जनरली लेंथ होता है ना, मैक्सिमम वाला डायमेंशन इफ ओके, मैक्स डायमेंशन या फिर एल लिख देता हूं ऐसे जनरली, मतलब मैक्सिमम डायमेंशन जनरली लेंथ होता है ना जनरली। तो इफ लेंथ इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स मीन डायमेंशन, यहाँ पे ग्रेटर देन वाली बात आ जाती है। अगर 1.8 टाइम मीन डायमेंशन जो एक वैल्यू आएगा, उस वैल्यू से अगर एग्रीगेट का मैक्सिमम डायमेंशन अधिक है, समझ में आ रहा है? अगर एग्रीगेट का मैक्सिमम डायमेंशन उस वैल्यू से अधिक है तो वो एग्रीगेट क्या होगा? इलोंगेटेड एग्रीगेट कहलाएगी। और वो एग्रीगेट जो लेंथ गॉज का स्लॉट है उसको पास नहीं करेगी। सो इसका मतलब ये है कि ये जो लेंथ गॉज डिजाइन हो रही है किसी भी मीन डायमेंशन के करस्पॉन्डिंग, है ना, जो लेट्स सपोज आपका मीन डायमेंशन कितना है 20 mm, ठीक है, तो 20 mm आपका मीन डायमेंशन है, तो लेंथ गॉज का मिनिमम स्लॉट का विड्थ कितना होगा? गैप ये कितना होगा? 1.8 इंटू 20 करस्पॉन्डिंग टू मीन डायमेंशन ऑफ 20 mm। तो वो जो विड्थ ऑफ स्लॉट है, हम अगर मान लो मेरा 20 mm का एग्रीगेट के ऊपर हम इलोंगेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उस विड्थ ऑफ स्लॉट से हम एग्रीगेट को पास करवाएंगे। जितने उससे पास हो जाएंगे वो नॉन इलोंगेटेड है। अब जो अटक जाएगा, जो पास नहीं करेगा, दैट इज योर इलोंगेटेड पार्टिकल। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में घुमा फिरा के पूछा जाता है, इसको भी पूछते हैं, ठीक है। जैसा इसमें लेंथ गॉज का बताया, वैसा फ्लेकीनेस जो थिकनेस गेज जो था उसमें भी एक क्वेश्चन बना देते हैं कि विड्थ ऑफ स्लॉट क्या होगा, मतलब ये जो स्लॉट का विड्थ है ये क्या होगा। विड्थ आपको क्वेश्चन में देंगे, एक एग्रीगेट साइज का रेंज दे दिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जो एग्रीगेट है वो 20 से 20 टू 24 mm साइज का, ये साइज का रेंज का आपके पास एग्रीगेट है। मतलब ये जो रेंज है ये मीन डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट का रेंज है। कॉन्सेप्ट सुनना, ये सब बातें सुननी होती है। ये मीन डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट का रेंज है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको फ्लेकीनेस टेस्ट करनी है ना, फ्लेकीनेस इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है, तो थिकनेस गॉज का लैबोरेटरी में आपको इस्तेमाल करनी है। तो वो कौन सा विड्थ होगा, स्लॉट का कौन सा विड्थ होगा जो आप यूज करोगे, जो आप यूज करेंगे, जिसके थ्रू से एग्रीगेट को आप पास करवाने का कोशिश करेंगे, वो कौन सा, कितना, उसका डायमेंशन क्या होगा, ये पूछा जा रहा है ना। और मीन डायमेंशन ऑफ जो एग्रीगेट है जिसके ऊपर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, इट इज 20 टू 24। अगर ये रेंज दे दिया है, नॉर्मल अगर दिया है तो कोई बात नहीं, अगर रेंज दिया है तो क्या करिए, इस रेंज का सबसे पहले एवरेज निकालिए। तो 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2, 44 डिवाइडेड बाई 2, 22, तो 22 mm, है ना। थिकनेस गॉज का डिजाइन कॉन्सेप्ट क्या है कि मतलब जो लीस्ट डायमेंशन है इट मस्ट बी लेस देन व्हाट, इट मस्ट बी लेस देन 60% ऑफ द मीन डायमेंशन, है ना। तो जो विड्थ होगा स्लॉट का वो क्या होगा, 60% ऑफ द मीन डायमेंशन, है ना। तो 22, 0.6 इंटू 22, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर विड्थ ऑफ स्लॉट ऑफ थिकनेस गेज। इसका विड्थ हो जाएगा थिकनेस गेज का। अब ये विड्थ से आप एग्रीगेट को लोगे और पास करवाने का कोशिश करोगे। अगर पास हो गया, है ना, अगर पास हो गया मतलब 60% ऑफ मीन डायमेंशन से
कम है उसका थिकनेस, तो वो फ्लेकी पार्टिकल है। अगर पास नहीं हुआ तो 60% ऑफ मीन डायमेंशन से मोटा है उसका लीस्ट डायमेंशन, बड़ा है तो वो पास नहीं हो रहा, वो नॉन फ्लेकी है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। लेंथ गॉज में ये चीज भी लॉजिकली पूछते हैं, ये कि पास होने पे क्या, नहीं पास होने पे क्या। थिकनेस गेज में, लेंथ गेज में पास होने से क्या, नहीं पास होने से क्या। लेंथ गेज में पास होने से नॉन इलोंगेटेड और पास नहीं होने से इलोंगेटेड। समझ में आ रहा है? थिकनेस गॉज में पास हो जाने से फ्लेकी, नहीं पास होने से नॉन फ्लेकी प्लस इलोंगेटेड। हमेशा फ्लेकीनेस टेस्ट इंडेक्स टेस्ट के बाद हम इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट करते हैं, हमेशा, ऑलवेज। मतलब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किसके ऊपर करते हैं, बात सुनिए। हम क्या करते हैं, इससे पहले वाले पेज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इलोंगेटेड पार्टिकल का बेसिक डेफिनेशन आप समझ गए, ये स्लॉट विड्थ का कॉन्सेप्ट समझ गए, है ना? ठीक है, दोनों थिकनेस में, लेंथ में, दोनों में आपको बता दिया। ये सब चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में रहता है, आपसे पूछे जाएंगे। तो यही चीजें अच्छे से अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने वाली यही सब बातें हैं। ठीक है, तो इसको समझ में रखिए, इसको कोई बड़ा बहुत फंडामेंटल कुछ नहीं है। अब देखो क्या बताने वाला था। देखो हम करते क्या है कि जो एग्रीगेट का सैंपल है वो आपने लिया था, तो सबसे पहले आपने फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट किया बाय यूजिंग द थिकनेस गेज। ठीक है, ये टीजी लिखता हूं, थिकनेस गेज, समझ जाओ। तो इससे जो पास कर गया दैट इज योर फ्लेकी पार्टिकल। फ्लेकी पार्टिकल मतलब वो बहुत ही पतला है ना? मतलब 60% ऑफ मीन डायमेंशन से उसका लीस्ट डायमेंशन कम है, इसलिए पास कर गई तो वो बहुत पतला है। जो पास नहीं हुआ, जो ऊपर रह गया यहाँ पे, मतलब जो पास नहीं हुआ, दैट इज योर नॉन फ्लेकी। सबसे पहले तो ये बात है कि वो नॉन फ्लेकी, वो फ्लेकी नहीं है। प्लस इसमें और एक तरह का एग्रीगेट मिला हुआ है, इलोंगेटेड हो सकते हैं उसमें, क्योंकि आपने अभी इलोंगेटेड पार्टिकल को अलग नहीं किया है, तो वो नॉन फ्लेकी तो है ही, ये आपने पता लगा लिया, लेकिन हो सकता है कि उसमें इलोंगेटेड होगा, तो इसको हम लिखते हैं नॉन फ्लेकी प्लस इलोंगेटेड पार्टिकल। इलोंगेटेड पार्टिकल। अब मेरे को ये बताओ, ठीक है, इलोंगेशन टेस्ट में अगर करूंगा तो अब मैं क्या फिर से नया सैंपल लूंगा क्या? ऐसा नहीं करता मैं क्या करता हूं, पहले फ्लेकी पार्टिकल को छांट लेता हूं, फिर जो मेरे पास सैंपल बचता है, ये मेरे पास सैंपल बचा इतना साइज का, है ना? ये कितना बचा, W, ये मान लो यहाँ पे आ गया W2 kg, W2 kg। तो W1 टोटल आपने कंसिडर किया था टेस्टिंग में, तो W1 माइनस W2 kg बच गया। इसको हम कहते हैं रेसिडुअल सैंपल। रेसिडुअल सैंपल, सैंपल वेट। रेसिडुअल सैंपल वेट कहने का मतलब जो रेसिड्यू है टेस्ट के बाद जो बच गया चीज, रेसिड्यू है ना, तो उसका वेट, रेसिडुअल सैंपल वेट। किताबों में ऐसा देखने को मिलेगा, हम किताबी भाषा को नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन किताबों में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लिखा हुआ वो स्टेटमेंट। तो रेसिडुअल सैंपल वेट के ऊपर अब हम इलोंगेशन टेस्ट करेंगे। अब इनमें से जितने इलोंगेटेड पार्टिकल्स हैं उनको पता लगाएंगे। कहने का मतलब है लेंथ गॉज से पास करवाएंगे अब हर एक पार्टिकल को। जो पास हो जाएंगे वो इलोंगेटेड नहीं है, जो पास नहीं होंगे वो इलोंगेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये रेसिडुअल सैंपल वेट जो आपने कंसिडर किया था, इसको मैं मान लेता हूं W3। रेसिडुअल सैंपल वेट W3 मतलब W1 माइनस W2, पहला वाला टेस्ट से। ठीक है, अब ये W3 में से, ठीक है, W3 में से कुछ ऐसे होंगे जो पास हो जाएंगे और कुछ इस तरफ रह जाएंगे जो पास नहीं होंगे। लेट्स सपोज जो पास नहीं हो रहे हैं उसको मैं कह देता हूं W4, ये पास नहीं हो रहा है। और W4 में से W5 में कह देता हूं ऐसे चीजों को जो पास हो जा रही है, और ये नॉन पासिंग। ये सब एग्जाम में पूछेगा। तो जो नॉन पासिंग है यहाँ पर वो क्या है, इसे इरेज करता हूँ। कॉन्सेप्ट समझते चलिए, जहाँ जितना आप नोट्स पॉइंट बना पाएंगे बनाइए, आगे चल के सब लिखवा दिया है, सब क्लियर हो जाएगा, कुछ ऐसे करने का जरूरत नहीं, बस समझते चलिए। जो नॉन पासिंग है इसको हम कहेंगे इलोंगेटेड पार्टिकल,
ये इलोंगेटेड हो गया, और जो पास हो गया इट इज योर नॉन इलोंगेटेड। अब इलोंगेशन इंडेक्स निकालनी है तो आप क्या करोगे, ये W4 डिवाइडेड बाई ये रेसिडुअल वेट, मतलब जितना टोटल सैंपल साइज आपने लिया था, कितना लिया था W3, मतलब W1 प्लस W2 इंटू 100, तो क्या निकल जाएगा इलोंगेशन इंडेक्स। समझ में आ रहा है, इट विल बी योर इलोंगेशन इंडेक्स। क्लियर है, चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं आप। इलोंगेशन इंडेक्स लिखना चालू करिए। इलोंगेटेड पार्टिकल के बारे में पहले लिखिए, मीन्स अधिक लंबा, हिंदी में लिखा हुआ है मतलब अधिक लंबा, जो अधिक लंबा पार्टिकल है दैट इज योर इलोंगेटेड पार्टिकल। इसका लैबोरेटरी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, एनी पार्टिकल हैविंग इट्स ग्रेटेस्ट डायमेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये शब्द को याद रखिएगा। उस केस में लीस्ट, इस केस में ग्रेटेस्ट डायमेंशन, मोर देन 1.8 टाइम्स मीन डायमेंशन या फिर मीन डायमेंशन, ठीक है, 1.8 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन ऑफ द एग्रीगेट इज कॉल्ड एज इलोंगेटेड पार्टिकल। सिंपल सी डेफिनेशन है। इलोंगेटेड मतलब greatest dimension if greater than 1.8 time mean dimension, then it is elongated particle. Okay, लिखिए नेक्स्ट elongation index, ये हम कैसे निकालते हैं, EI इक्वल टू W2 by W1 इंटू 100, W2 by W1 इंटू 100। अब यहाँ पे W2 क्या है, वेट ऑफ टोटल इलोंगेटेड पार्टिकल, मतलब वो पार्टिकल जो लेंथ गॉज को पास नहीं कर रहा है, वो पार्टिकल जो लेंथ गॉज को पास नहीं करेगा, है ना, यही वही पार्टिकल को हम इलोंगेटेड पार्टिकल कहेंगे, वो है W2। और W1 क्या है, वेट ऑफ टोटल एग्रीगेट यूज्ड इन टेस्टिंग। अब ये जो टोटल एग्रीगेट है W1 जो आप यूज कर रहे हो, इट इज नॉन फ्लेकी प्लस इलोंगेटेड एग्रीगेट, है ना, इसके ये सब पूछ सकते हैं, इट इज योर नॉन फ्लेकी प्लस इलोंगेटेड एग्रीगेट। तो इस तरह से आपने इलोंगेशन इंडेक्स निकाला। फिर IRC का डेटा, इंडियन रोड कांग्रेस का डेटा, इलोंगेशन इंडेक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15% फॉर रोड एग्रीगेट। रोड में अगर कोई भी एग्रीगेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इलोंगेशन इंडेक्स कभी भी 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। समझाया तो मैंने बहुत कुछ, लिखवाया मैंने बस इतना, वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन ESC में आने का चांसेस कम होता है, SSC में पूछ सकते हैं कन्वेंशनल में, तो अब पूरा कहानी बनाने उतना टाइम हमें वहाँ पे नहीं रहता है कि हम पूरा कहानी बना के लिखें। समझ में आ रहा है, तो हमको बस यही लिखना है। इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं, एक पॉइंट इसमें और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में ऐड कर दीजिए या फिर नीचे कहीं लिख दीजिए जब एग्जामिनेशन में लिखना हो। इलोंगेटेड पार्टिकल्स लिखिए, इलोंगेटेड पार्टिकल्स इन लैबोरेटरी इज found out by using length gauge. Elongated particle in laboratory is found out using length gauge. आगे लिखिए, the aggregate which passes this slot of length gauge is non-elongated aggregate, and which do not pass the slot of length gauge is elongated aggregate. लिख दीजिए। उसी तरह फ्लेकीनेस मतलब थिकनेस गॉज का वो स्टेटमेंट बना के लिख दीजिए। समझ में आ रहा है, तो ये 3 पॉइंट लिखेंगे, इतना लिख देंगे, फुल टू फुल नंबर आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव पर्पस, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सारा डिस्कशन कवर हो गया, सब बातें आपको ध्यान रखनी है, सब कुछ। इलोंगेशन इंडेक्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये कोडल प्रोविजंस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लिख लिया, लिख लीजिए। एक नोट और लिखिए, नोट ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऑलवेज, हमेशा, हर हमेशा, फर्स्ट सबसे पहले फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट इज डन, पहले फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट को किया जाना है। देन ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ नॉन फ्लेकी पार्टिकल, ठीक है, एंड कॉमा, देन ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ नॉन फ्लेकी पार्टिकल इलोंगेट, ऐसे लिखिए, यहाँ पे लिखने में थोड़ा ये हो गया, नॉन फ्लेकी पार्टिकल के बाद लिखना ऐसा, इलोंगेशन टेस्ट इज डन। समझ में आ रहा है,
बस इतना लिखिए। मतलब ऑलवेज फर्स्ट फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट इज डन, कॉमा, देन ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ नॉन फ्लेकी पार्टिकल इलोंगेशन टेस्ट इज डन टू फाइंड इलोंगेशन इंडेक्स, और थोड़ा बढ़ा दो, टू फाइंड इलोंगेशन, कंप्लीट हो जाएगा इंडेक्स। सो इसी के साथ मैक्सिमम आपके सारे टेस्ट खत्म हो गए। अब कुछ और दो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उसके बारे में सुन लेते हैं। पहला, इसको नोट पॉइंट में समझ लेंगे, अधिक विस्तार रूप से इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना ही हमारे काम का है। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द एग्रीगेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60% बाई वेट ऑफ एग्रीगेट, सॉरी 0.6% बाई वेट ऑफ एग्रीगेट, 60% है ना। वाटर एब्जॉर्प्शन जो आप रोड कंस्ट्रक्शन में एग्रीगेट को यूज करोगे, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.6% बाई वेट ऑफ द एग्रीगेट। मतलब आप क्या करोगे, एग्रीगेट है उसको पानी में डुबा दिया, फिर एब्जॉर्ब कर लेगा, वेट हो जाएगा, फिर वेट को मेजर करो, ड्राई वेट माइनस वेटिंग वेट, गीला वाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई योर ड्राई एग्रीगेट वेट। तो वो कितना इंक्रीज इन वेट हो, जितना इंक्रीज हुआ उतना वो वाटर को एब्जॉर्ब किया होगा। दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.6% बाई वेट। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप इसके पिक्नोमीटर मेथड सुना होगा, सॉइल में हम यूज करते थे पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर इज यूज टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। आंसर हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। व्हाट इज द इक्विपमेंट यूज टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी? पिक्नोमीटर मेथड बेस्ट सुटेबल मेथड होती है। तो व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये क्या इंडिकेट करता है? इट इज ए, सबसे पहला ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट नहीं पूछा गया स्टेटमेंट, लेकिन पूछ सकते हैं तो लिख लीजिए। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन में मैंने ये देखा था ESC का, इट इज मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उस मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना, उसका क्वालिटी को ये बताता है। कुछ बता रहे, छोड़ो, याद रख लो। नाउ नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड लाइज बिटवीन रेंज ऑफ 2.6 टू 2.9। एग्रीगेट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी जो रेंज होती है वो 2.6 से 2.9 के बीच में होती है। ये वैल्यू याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो जितने भी नॉर्म्स, जितने भी डेटा, फाइनल कंक्लूजन्स मैंने दिए हैं, टेस्ट प्रोसीड्यूर आपको बताया, होप कि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ, सब डिटेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरी क्लास सब कुछ आपको टेस्टिंग से रिलेटेड सारा डेटा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ये तो मैं 100% इसका गारंटी लेता हूँ। आप कोई भी एक छोटा सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। आपको बुरा लगेगा क्योंकि आपको आता है, वो आते हुए क्वेश्चन को आप कैसे छोड़ सकते हो? ठीक है। सो ये तो आप नहीं करने वाले। सो तो अभी फिलहाल मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रही है मेरे फैमिली में ही, तो मेरा माइंड भी डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ से इस वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूँगा आपका बिटुमिन, ठीक है, वहाँ से शुरू करेंगे। ओके, गुड लक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप ऑफलाइन डाउनलोड करके देख रहे हैं, क्योंकि ये तो पब्लिक वीडियो है, कोई बात नहीं, फिर भी आके ऑनलाइन लाइक कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।